हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का सैम्पल पेपर का केमिस्ट्री सेक्शन। तो चलो जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने वाले हैं अपने क्लास 10th साइंस के सैम्पल पेपर के केमिस्ट्री सेक्शन से। तो आज के हमारे इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। और हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भी हम सैम्पल पेपर के डिफरेंट सेक्शंस को हम सॉल्व करते हो, चाहे वो फिजिक्स वाला हो चाहे वो केमिस्ट्री वाला हो, हम हमेशा जो है ना सेक्शन वाइज चलते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे और आखिरी में हम जाते हैं कहाँ, सेक्शन डी के ऊपर। तो आज के सेशन में भी हम कुछ इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले तो हम सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे और सेक्शन ए में आने वाले सभी क्वेश्चंस की खास बात क्या होती है कि सेक्शन ए में जितने भी सवाल आते हैं वो सभी कितने मार्क्स के होते हैं, 1-1 मार्क के होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास सवाल है ये भी है सेक्शन ए का, और ये भी कितने मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है, 1 मार्क के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि नेम द एसिड अलोंग विद इट्स केमिकल फॉर्मूला प्रेजेंट इन एंट स्टिंग। एंट स्टिंग मतलब क्या कि चींटी के डंक में पूछा जा रहा है कि कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। नाम तो आपको बताना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको उसका केमिकल फॉर्मूला भी बताना है। तो अगर आप केवल नाम लिख करके आओगे ना एसिड का जो कि चींटी के डंक में प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए आपको सिर्फ आधा नंबर मिलेगा। आधा मार्क तभी मिलेगा जब आप उस एसिड का केमिकल फॉर्मूला भी साथ में लिख करके आओगे। तो ये हम सबको पता है भाई, पहले भी हम कुछ इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बच्चों को इसके आंसर आई होप पता हो कि चलो अगर जिसको नहीं भी पता है वो आज के इस सेशन में सीख कर जाएगा, चिंता की बात नहीं है। एंड स्टिंग यानी कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। और इसी फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है। तो आप अपने आंसर में क्या लिख के आओगे भाई, आप अपने आंसर में लिख के आओगे फॉर्मिक एसिड, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, मिथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। और यही एसिड है जो कि चींटी के डंक में प्रेजेंट होता है। तो इतना लिखने पर तो आपको आधा मार्क मिलेगा, लेकिन बाकी का आधा कैसे मिलेगा, जब आप इसका केमिकल फॉर्मूला भी लिखोगे। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा भाई, बड़ा आसान है। देखो ये जो एसिड है हमारे पास, इसमें कौन सा प्रीफिक्स यूज हो रहा है, मिथ यूज हो रहा है ना। और मिथ हम कब यूज करते हैं, जब कार्बन एटम कितना हो, एक ही हो। तो हमें कुछ ऐसा एसिड बनाना है जिसमें कार्बन एटम कैसा हो, एक ही हो। तो कैसे बनाएंगे उसको, तो HCOOH क्या बन जाएगा, देखो ये एक एसिड बन गया है। इस एसिड में कार्बन एटम कितने हैं, एक ही है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, मिथ का यूज कर सकते हैं। तो इसी को तो हम कहते हैं क्या, मिथेनोइक एसिड, और इसी को हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अपने आंसर में नाम भी लिख करके आना, फॉर्मिक और मिथेनोइक एसिड, और साथ में ही उसका केमिकल फॉर्मूला भी लिख करके आना, तो ही पूरे के पूरे आपको 1 मार्क मिलेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है कि चींटी के डंक में यानी कि एंट स्टिंग में तो ये फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो मधुमक्खी का डंक होता है, हनी बी का जो डंक होता है, स्टिंग होता है, उसमें भी यही आपको एसिड मिलने वाला है, फॉर्मिक या मिथेनोइक एसिड मिलने वाला है। इसीलिए जब चींटी या मधुमक्खी जो है डंक मारती है तो हमको स्किन में थोड़ी सी इरिटेशन होती है, थोड़ी सी ज़्यादा ही हो जाती है ना, वो एरिया भी थोड़ा सा फूल जाता है, सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना भाई, ये एसिड है, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ये दोनों मतलब ये एक ही एसिड है। बेसिकली जब एसिड हमारी स्किन में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, इरिटेशन तो होगी ही, इसलिए थोड़ी सी रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, दुखता भी है वो जहाँ पे भी डंक मारा होता है। ठीक है, तो कैसे रिलीफ मिल सकता है, अगर तुरंत आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो तो आप जो है एक बेस लेकर के, जहाँ भी डंक मारा गया है, चींटी ने मारा है, मधुमक्खी ने मारा है, तो वहाँ पे जो है ना आप एक बेस को अच्छी तरीके से रब कर सकते हो। क्यों रब कर सकते हो भाई, ये एसिड है ना, जो भी आपको इरिटेशन, जो भी आपको पेन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इस एसिड की वजह से हो रहा है। तो एसिड को हमें क्या करना है, उसको सप्रेस करना है, उसको काम डाउन करना है। तो एसिड की इफेक्ट को तो न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है, एक बेस ही कर सकता है। तो इसीलिए जब बोला जाता है कि जब भी मधुमक्खी काटे या चींटी काटे तो बेस जो है ना उस जगह पे रब किया जाता है, ताकि एसिड के इफेक्ट को सप्रेस किया जा सके, उसको जो है ना नलिफाई किया जा सकते। ठीक है, ये बात हुई किसकी, चींटी के स्टिंग की और हनी बी के स्टिंग की। एक सवाल और आता है
वैसे तो मैं करवा चुकी हूँ आपको प्रीवियस सेशंस में ये वाला क्वेश्चन भी, लेकिन हाँ, जिन बच्चों का वो वाला सेशन छूट गया है और जो ये वाला सेशन देख रहे हैं उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि एक सवाल ऐसा भी आता है जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि वास्प के स्टिंग में ऐसा कौन सा सोल्यूशन होता है। जब वास्प का स्टिंग जाता है स्किन के अंदर तो भी जो है ना इसी तरीके की रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, बहुत दुखता है। तो बच्चे जो है ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो सकता है कि हनी बी और चींटी के स्टिंग में जो है ना फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट हो, तो हो सकता है कि वास्प के स्टिंग में भी जो है ना फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वास्प के स्टिंग में अल्कलाइन सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। तो जब भी वास्प का स्टिंग जो है ना अंदर जाता है, स्किन के अंदर जाता है, तो वो अल्कलाइन सोल्यूशन जाता है और अल्कलाइन सोल्यूशन जाने के कारण स्किन में जो है ना इरिटेशन होती है। तो यहाँ पे डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हमेशा ध्यान रखना कि चींटी और हनी बी के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, और वास्प के स्टिंग में हम बोलते हैं कि अल्कलाइन सोल्यूशन होता है, और जब वो स्टिंग स्किन के अंदर जाता है तो अल्कलाइन सोल्यूशन भी अंदर चला जाता है स्किन के। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना। चलो, इसी क्वेश्चन के एक ऑप्शन में आपके पास सवाल आया है कि गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्ट ऑल्सो नेम द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन। देखो, जब भी न्यूट्रल सॉल्ट की बात आए तो सबसे पहले तो जो है ना उठा करके क्या लिख देना, वही वाला नमक जो कि हम डेली बेसिस पे खाते हैं। वो कौन है भाई? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट का जब भी जिक्र आए तो हमेशा इस वाले सॉल्ट को जो कि हम डेली बेसिस पे खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, सोडियम क्लोराइड को, इसको जो है ना एक बार याद कर लेना। न्यूट्रल सॉल्ट, भाई सॉल्ट की जब भी बात आती है तो सॉल्ट कैसे बनता है? जब एक एसिड और एक बेस के बीच में क्या होती है? रिएक्शन होती है, तभी हम बोलेंगे कि सॉल्ट बनेगा। लेकिन कौन सा एसिड कंबाइन हो रहा है, कौन सा बेस कंबाइन हो रहा है, उसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि सॉल्ट का नेचर डिसाइड होता है। कौन सा एसिड और कौन से बेस का मतलब क्या है कि बेसिकली जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम एसिड्स को जो है ना और बेसिस को भी दो दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है ना। जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं, जिनकी स्ट्रेंथ कम होती है उनको हम वीक एसिड्स या वीक बेसिस कहते हैं। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि किस तरीके से जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारे पास और जब एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके कॉम्बिनेशन से सॉल्ट तो बनेगा ही। लेकिन वो सॉल्ट कैसा होता है? वो होता है एक न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, फिर इसके बाद में सपोज आपके पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन इस बार जो आपके पास बेस है वो कैसा है? वीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलके सॉल्ट नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन वो सॉल्ट कैसा बनेगा? वो बनेगा एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्यों बनेगा? क्योंकि एसिड जो था वो आपके पास स्ट्रॉन्ग है और जो बेस था आपके पास वो कैसा था? वीक है। तो सॉल्ट बनेगा लेकिन वो एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। फिर इसके बाद में अब थर्ड केस आपके पास कुछ ऐसा आया है कि आपके पास एसिड कैसा है? थोड़ा सा वीक है, लेकिन बेस क्या हो गया है? इस बार स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो डेफिनेटली एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनेगा, लेकिन वो सॉल्ट कैसा होगा? वो होगा एक बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो जैसे कि सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल आपको देना है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रल सॉल्ट मतलब क्या कि आपको एसिड भी कैसा लेना है? स्ट्रॉन्ग लेना है, और बेस भी आपको कैसा लेना है? स्ट्रॉन्ग लेना है। तो बढ़िया एग्जाम्पल क्या होता है न्यूट्रल सॉल्ट का? यही वो वाला नमक जो कि हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, और वो कौन है? NaCl। इसके साथ ही साथ आपको क्या बताना है? ऑल्सो नेम द एसिड एंड द बेस फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। मतलब न्यूट्रल सॉल्ट का नाम तो बताना ही है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताना है कि कौन से एसिड और कौन से बेस से वो सॉल्ट जो है ना ऑब्टेन किया गया है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है भाई, हमको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मिलके क्या बनाते हैं? ये वाला नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, है ना। देखो ना, ये जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। Sb मतलब क्या? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये जो आपके पास HCl है ये भी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके क्या बनाएंगे? एक न्यूट्रल सॉल्ट। कौन सा वाला? इसका Na, इसका Cl, तो ये क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में ये वाला H और ये वाला OH मिलके क्या बना लेंगे? पानी बना लेंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एक एसिड और एक बेस कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट तो डेफिनेटली बनता ही है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा पानी भी बनेगा। तो पानी कैसे बन रहा है? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसका H और इसका OH मिलके बना देंगे पानी, बाकी Na और Cl मिलके बन जाएगा अपना सॉल्ट। ईजी है ना ये रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों बोल रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? क्योंकि भैया हर किसी के बस की बात नहीं होती है एसिड की इफेक्ट को जो है ना सप्रेस करना।
लेकिन यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, इस स्ट्रॉन्ग एसिड को हमें सप्रेस करना है, काम डाउन कराना है। कौन करवा सकता है? एक बेस ही करवा सकता है। तो बेस एसिड के साथ कंबाइन होकर क्या करता है ना, उसके इफेक्ट को जो है ना नलिफाई कर देता है, या बोल सकते हो कि एक दूसरे के इफेक्ट को जो है एसिड और बेस क्या करते हैं, मिलकर के सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को भी हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इतना लिख करके आओगे ना तो पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहले आप ये लिख देना कि आप कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हो न्यूट्रल सॉल्ट का, NaCl ले रहे हो। फिर इसके बाद में ये भी पूछा गया है कि कौन सा एसिड और बेस से मिलके बन रहा है, तो उठा करके ये वाली रिएक्शन लिख देना और एरो पे लिख देना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन भी कर देना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इतना क्लियर है आप सभी को? चलो, आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर। अगर सिल्वर आर्टिकल्स को हमने बहुत टाइम तक क्या किया है, एयर में एक्सपोज करके रखा है, तो वो काले पड़ जाते हैं ना, उनकी बेसिकली आप बोल सकते हो कि उनके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसका बहुत ही आसान सा जवाब है कि सिल्वर को अगर हमने काफ़ी देर तक एयर में एक्सपोज करके रखा है ना, तो एयर में क्या होते हैं कि कुछ सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल H2S गैस, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है H2S गैस। इस H2S गैस से क्या होता है कि सिल्वर आर्टिकल्स का जो सिल्वर है वो रिएक्ट कर जाता है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं रिएक्शन, सिल्वर आर्टिकल का क्या है, ये सिल्वर है, और एटमॉस्फेयर में यानी कि सराउंडिंग एयर में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे सल्फर रिच कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, मतलब बहुत सारे नहीं लेकिन हाँ होते हैं। उन सल्फर रिच कंपाउंड्स में से एक है कौन, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो इस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से जो सिल्वर है ये रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, और ये बना लेगा सिल्वर सल्फाइड। सल्फाइड और सल्फेट के बीच में मैंने आपको डिफरेंस समझाया था ना। देखो तो यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है, हमने यहाँ पे सल्फाइड की बात करी है। सल्फाइड मतलब क्या होता है, सल्फाइड मतलब होता है S2 नेगेटिव, ठीक है ना, S2 नेगेटिव होता है सल्फाइड। तो सिल्वर आर्टिकल का सिल्वर और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इनके कॉम्बिनेशन से क्या हुआ है, सिल्वर सल्फाइड बन गया है। और यही सिल्वर सल्फाइड रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लैक कोटिंग के लिए, जो कि सिल्वर के आर्टिकल्स के ऊपर जो है ना चढ़ जाती है। हम कैसे बता सकते हैं कि सिल्वर के आर्टिकल्स जो है ना थोड़े से टार्निश हो गए, खराब से हो गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। कोटिंग क्यों आई है, इसी सिल्वर सल्फाइड के कारण। ये कैसे बना है, तो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट सल्फर कंपाउंड्स होते हैं उनमें से एक होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है ना, और इसी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ सिल्वर रिएक्ट करेगा सिल्वर आर्टिकल का और क्या बना देगा, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, तो इतना सा क्वेश्चन है आपके लिए, कितने मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए। तो इतना लिख करके आ जाना, मिल जाएंगे पूरे मार्क्स। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन व्हाट फॉर्म कार्बन एग्जिस्ट इन, कार्बन कैसे एग्जिस्ट करता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए अर्थ क्रस्ट में और ऑप्शन बी एटमॉस्फेयर में। तो ये बात तो हम सबको बहुत पहले से पता है कि कार्बन जो है हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में कैसे मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मेनली दिखता है ना। अगर आपको याद हो तो क्लास 9th में भी हम एयर का कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है ना, कौन सी ऐसी गैसेज हैं जो कि ट्रेस क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होती हैं। 9th क्या, शायद उससे भी पहले हमने क्लास 8th या 7th में भी हमने एयर का कॉम्पोजिशन पढ़ा होगा। तो हम सबको पता है कि कार्बन हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मेनली मिलता है। हाँ, ट्रेस क्वांटिटीज़ में कार्बन मोनोऑक्साइड में भी मिलता है कार्बन, कहाँ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो चाहो तो आप यहाँ पे एक परसेंटेज भी लिख करके आ सकते हो, ठीक है, कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन जो है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो है देखने को मिलता है, और ट्रेस क्वांटिटीज़ में कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर इसके बाद में, ये तो हुई बात एटमॉस्फेयर की। अगर हम बात करेंगे अर्थ के क्रस्ट की, तो अर्थ के क्रस्ट में हम बोलते हैं कि कार्बन बेसिकली मिनरल्स के फॉर्म में देखने को मिलता है। क्या समझाया मैंने, कि अर्थ क्रस्ट में
जो कार्बन है वो किस फॉर्म में मिलता है, मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है। मिनरल्स जैसे कि कार्बोनेट्स हो गए, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स वगैरह हो गए, ठीक है। देखा जाए तो अर्थ पे बड़े बड़े चट्टानें होती हैं, पानी वगैरह होता है, तो इन सब चीज़ों में कार्बन जो है प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है ना, तो हाइड्रोकार्बन्स में तो नाम ही है क्या हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स में भी कार्बन देखने को मिलता है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोल वगैरह हो गया, ठीक है। तो इन हाइड्रोकार्बन्स को तो हम यूटिलाइज भी करते हैं एनर्जी को डिराइव करने के लिए, है ना। ये हमारे लिए एनर्जी का सोर्स होते हैं, बेसिकली इनको हम फ्यूल्स की तरह यूज़ करते हैं ना कुछ सर्टेन हाइड्रोकार्बन्स को। तो हाइड्रोकार्बन्स में भी कार्बन्स आपको देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इस सवाल को लिख सकते हो कि अर्थ के क्रस्ट में कार्बन कैसे मिलेगा, तो मिनरल्स के फॉर्म में मिलेगा। कौन से मिनरल्स, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, एग्जांपल दे देना। इसके अलावा जो कार्बन है वो कुछ हाइड्रोकार्बन्स में भी, मतलब हाइड्रोकार्बन्स में भी देखने को मिलता है, और सर्टेन हाइड्रोकार्बन्स को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं क्योंकि उनसे हम एनर्जी डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, तो लिख देना कि एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है 0.03%, और ट्रेस क्वांटिटीज कार्बन मोनोऑक्साइड की भी मिलती है। इतना लिख करके आ जाओगे तो मिल जाएगा पूरा 1 मार्क, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द मेटल्स जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम रिएक्ट विद स्टीम, इनमें से कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि स्टीम के साथ रिएक्शन शो करेंगे। अब हमने कौन कौन से ऑप्शन पढ़े हैं, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम। तो सबसे पहले तो ये जो सोडियम है ना, इसको आप बिल्कुल इन ऑप्शन से ही हटा दो। क्यों हटा दो, क्योंकि भाई जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है तो उसमें से जो टॉप पर आने वाले मेटल्स जो है ना उस रिएक्टिविटी सीरीज़ में, तो उनमें से एक कौन मेटल है, सोडियम भी है। सोडियम हम बोलते हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। स्टीम छोड़ो, वो तो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन शो करता है, और रिएक्शन भी ऐसी वैसी नहीं, इतनी विग्रस होती है वो रिएक्शन कि सीधे सोडियम मेटल क्या कर सकता है, आग पकड़ सकता है। आग पकड़ सकता है क्या, पकड़ ही लेता है। सोडियम हम बोलते हैं कि कोल्ड वाटर के साथ भी जो है बहुत ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, मेटल है तो जब वो पानी के साथ रिएक्शन शो करेगा तो हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, लेकिन साथ ही साथ हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है और बहुत ज़्यादा जो है ना हीट रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, सरफेस पे जाएगी, पानी के सरफेस पे जाएगी, जो इवॉल्व्ड हीट है उसको यूटिलाइज करेगी, और एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन शो करेगी, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस खुद आग पकड़ लेती है। खुद तो आग पकड़ेगी ही, जो बेचारा सोडियम मेटल है पानी में उसको भी जो है ना जला देगी। तो कहने को तो सोडियम कहाँ रहेगा, ठंडे पानी के अंदर रहेगा, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि वो आग पकड़ लेगा। तो सबसे पहले तो जितने भी ऑप्शन है ना उनमें से आप सोडियम को क्या कर दो, हटा दो। इसके बाद में देखो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ ही क्या करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम तो विग्रसली रिएक्ट करेंगे पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ, लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, हमारे कैल्शियम की, तो कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा, लेकिन हाँ इतनी विग्रस नहीं होती है कि कैल्शियम जो है ना आग ही पकड़ लेगा, आग वाग नहीं पकड़ता है, लेकिन हाँ रिएक्शन तो शो करेगा कौन, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ। फिर इसके बाद में कौन आता है, हमारा प्यारा मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम क्या होता है ना, थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। मैग्नीशियम को अगर जाके आप बोलोगे कि आप जाकर के थोड़ा सा ठंडे पानी के साथ रिएक्शन शो करो, तो मैग्नीशियम बोलेगा नहीं भैया हम तो नहीं कर सकते। हाँ अगर आप हमको गर्म पानी दोगे, हॉट वाटर दोगे, तो हम शायद जो है ना रिएक्शन शो करें। तो मैग्नीशियम जो होता है हमारा, ये क्या करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा, कोल्ड वाटर के साथ नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे किसकी, जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन की। आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम की बात क्यों कर रहे हैं, इस कॉपर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉपर जो है एज सच पानी के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी नहीं, इनको क्या चाहिए होती है, स्टीम चाहिए होती है रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन, बेसिकली सवाल हमसे ये तो पूछा गया ना कि कौन से मेटल्स हैं जो कि स्टीम के साथ में रिएक्शन शो करेंगे, तो आप बता सकते हो कि इन सभी में से जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन ऐसे मेटल्स हैं जो कि स्टीम के साथ रिएक्शन शो करते हैं, ना ठंडे पानी के साथ ना गर्म पानी के साथ। और ख़ास बात क्या होती है इनके रिएक्शंस की, कि ये जब रिएक्ट करते हैं ये सब तीनों के तीनों मेटल्स किसके साथ, पानी के साथ, तो ये क्या बनाते हैं, ये बेसिकली बनाते हैं
ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। देखा जाए वैसे अगर मेटल्स जो है पानी के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, है ना। सोडियम रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, पोटेशियम रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम अगर रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये तीनों जो होते हैं ना, जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन, जब ये स्टीम के साथ में रिएक्शन शो करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बना देते हैं ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं, ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे? अगर आपके पास जिंक है तो जिंक जो है ना किसके साथ रिएक्शन शो कर रहा है, स्टीम के साथ रिएक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे आप लिख देना स्टीम, तो ये क्या बना लेगा, ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अगर आपके पास एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, पानी के साथ या स्टीम के साथ सॉरी कंबाइन होकर के क्या बनाएगा, ये बनाएगा Al2O3 वाला ऑक्साइड, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके पास क्या है, आयरन है। आयरन को जब आप स्टीम के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे Fe3O4, यानी कि यहाँ पे भी हम बोलते हैं कि आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये सभी रिएक्शंस आपको याद रखनी है कि किस तरीके से आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम स्टीम के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे। इतना क्लियर है आप सभी को? चलो, तो इतना सही पूछा गया था इस सवाल में कि इनमें से कौन जो है ना स्टीम के साथ रिएक्शन शो करेगा, तो लिख के आ जाना और साथ ही साथ ये रिएक्शंस भी लिख देना, तो कहीं भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब आ गया हमारे पास असर्शन रीजन टाइप का सवाल। फॉर क्वेश्चंस 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड असर्शन A and the other labeled reason R. Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C and D as given below. मतलब कि क्या, हम कोड लैंग्वेज में बात करेंगे। ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। जैसे कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि जितने भी कोड्स हैं ना, एक बार उनको अच्छी तरीके से ना रीड कर लिया करो। वैसे तो चांसेस कम होते हैं क्योंकि आप क्लास 10th में हो अभी, चांसेस कभी होते हैं कि आपको जो है ना कोड्स जो है ना चेंज्ड मिले वहाँ पे, लेकिन फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड आप एक बार जो है ना कोड्स पढ़ ही लिया करो। तो कोड ए हमसे बोल रहा है कि असर्शन रीजन दोनों ही क्या हैं, ट्रू हैं, और हमारा जो रीज़न है ना वो हमारे असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे किसकी, अपने सेकंड कोड की, तो सेकंड कोड क्या बोल रहा है कि बोथ असर्शन और रीज़न क्या है, ट्रू है हमारे, बट जो रीज़न है हमारा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे असर्शन का, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, अपने थर्ड कोड की, सी कोड की, कि असर्शन क्या है, ट्रू है, लेकिन रीज़न कैसा है, फॉल्स है। यानी कि अगर रीज़न फॉल्स ही है तो फिर हमारे असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन ऑब्वियस सी बातें नहीं हो सकता। और लास्ट कोड हमसे बोल रहा है कोड डी कि असर्शन अपना गलत है, यानी कि असर्शन ही गलत है और रीज़न क्या है हमारा, ट्रू है, ठीक है। तो ये कोड्स हमने एक बार देख लिए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने असर्शन रीज़न टाइप सवाल के ऊपर। पहला असर्शन हमसे क्या बोल रहा है, अच्छा ये बेसिकली आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है, या तो ये वाला कर लेना या ये वाला कर लेना। तो असर्शन क्या है कि when dilute hydrochloric acid is added to zinc granules in a conical flask, the color of the solution changes. बेसिकली ये एक ऐसा असर्शन है जिसके ऊपर हम रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। ये एक ऐसा असर्शन है जिसके ऊपर हम ऑलरेडी इस तरीके का सवाल लगा चुके हैं। मैंने आपको बोला ना, देखो जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना वो हमेशा आपकी एनसीईआरटी से ही आते हैं। जब कभी जो है ना आप क्लास 10th के किसी टॉपर का इंटरव्यू सुनोगे, जब आप कभी किसी क्लास 12th के टॉपर का इंटरव्यू सुनोगे, तो जैसे कि टॉप 3 बच्चे हैं ना, जिसकी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक आई है स्टेट वगैरह में, तो होता क्या है कि हो सकता है कि 2 बच्चे बोलेंगे कि हाँ हमने यहाँ से सॉल्व किया, हमने यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करे, लेकिन एक ना एक टॉपर हमेशा एक मिलेगा ही आपको जो आपको ये बोलेगा कि हमने तो जो है ना सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी थी। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ के जो है ना आप टॉप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि जो भी सवाल आते हैं ना एनसीईआरटी से ही आते हैं। बस क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके नए नए जो है ना फ्रेम में सजा करके या अलग अलग लैंग्वेज में जो है ना उसको कन्वर्ट करके जो है आपको देता है आपके पेपर में। तो आपको लगता है कि पता नहीं ये कौन सा एग्जॉटिक क्वेश्चन है, पता नहीं कौन सी एग्जॉटिक जो है ना क्वेश्चन बैंक से आया, कौन सी बुक से आया है। सारे क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी से ही बनते हैं। जिस समय आपका पेपर सेट किया जाता है ना, तो आपका जो भी एग्जामिनर है, जो भी पेपर सेट करता है, वो आपकी एनसीईआरटी लेकर के ही बैठता है, कोई और तीसरी बुक वो रेफ़र नहीं करेगा,
ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपका पहला फोकस होना चाहिए आपकी एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी अगर आपने पूरी लगा ली है उसके बाद ही आप किसी दूसरे क्वेश्चन बैंक के ऊपर शिफ्ट होना, ठीक है। तो ये जो सवाल है इसमें बोला जा रहा है कि आपके पास क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है एक कोनिकल फ्लास्क में, और उसमें आपने क्या करा है, थोड़े से जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए हैं, तो कलर जो है सोल्यूशन का चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या बोल रहा है कि अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रैन्यूल्स। इसका मतलब क्या कि जब आप जिंक ग्रैन्यूल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंबाइन कराओगे तो एक केमिकल रिएक्शन होगी। तो कुछ बच्चों को लगेगा कि हाँ भाई ये वाला एक ऐसा असर्शन है जिसके ऊपर ऑलरेडी हम क्वेश्चन जो ना सॉल्व कर चुके हैं। भाई ये क्या है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक एसिड है ना, और जिंक क्या है, जिंक एक मेटल है ना। तो एक एसिड और एक मेटल जब रिएक्शन, बेसिकली एक एसिड और एक मेटल क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन शो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बच्चे सोचेंगे कि हाँ भाई रीज़न में दिया गया है कि एक केमिकल रिएक्शन होगी और इस केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होगा, शायद सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। तो शायद बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे ना कोड ए लिख करके आ जाएंगे कि असर्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कि एक मेटल क्या करता है, एक एसिड के साथ रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि उस रिएक्शन के चलते क्या हो, सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाए। और रीज़न भी इस बात को प्रूव कर रहा है कि हाँ भैया केमिकल रिएक्शन होती है जब जिंक के ग्रैन्यूल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में जब कंबाइन होते हैं। तो शायद बच्चे कोड ए लेकर के आ जाए कि रीज़न सही है, ट्रू सही है, और रीज़न हम बोलते हैं सही एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, जबकि ऐसा नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैंने आपको इस वाले असर्शन के ऊपर सवाल करवाए हैं, लेकिन क्या मैंने कभी भी आपको कलर में चेंज हो रहा है इस चीज़ को मेंशन किया है क्या? शायद इसका जो पिछला वाला सेशन था उसमें मैंने इस तरीके का आपको एक डायग्राम भी दिखाया था, है ना। उस डायग्राम में हमने देखा था कि किस तरीके से आपके पास एक फ्लास्क था, उसमें एसिड पड़ा हुआ था, उसमें हमने जिंक, शायद वो जिंक डस्ट से रिलेटेड सवाल था, है ना। हमने जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले, फिर इसके बाद में उस जो फ्लास्क है ना उसको हमने सील कर दिया था एक कॉर्क के साथ। कॉर्क में हमने एक होल करके एक पतली सी ट्यूब भी डाली हुई थी। उस ट्यूब को जो है फिर हमने क्या किया था, कुछ इस तरीके का वो डायग्राम था, ठीक है ना। इस ट्यूब को जो है ना फिर हमने एक सोप सोल्यूशन के अंदर डुबाया हुआ था। फिर इस सोप सोल्यूशन से क्या हो रहा था, कुछ बुलबुले निकल रहे थे। ये बुलबुले जब ऊपर उठ रहे थे तो इसके सामने हम जो है एक जलती हुई कैंडल लेकर के आ गए थे, और जब जैसे हम एक जलती हुई कैंडल लेकर के आए तो इन बबल्स के अंदर, सोप बबल्स के अंदर जो गैस भरी हुई थी वो पॉपिंग साउंड के साथ जो है बर्न होने लगी। तो इस तरीके का सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन क्या मैंने आपको कभी भी ये बताया कि सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है? सोल्यूशन का कलर चेंज नहीं होता। मैं मानती हूँ कि एसिड और HCl और हमारे जिंक ने क्या किया है, आपस में रिएक्शन उनके बीच में हुई है, डेफिनेटली हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। रीज़न सही बोल रहा है, रीज़न गलत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, अरे बिल्कुल हो रही है केमिकल रिएक्शन, तभी तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। हम सबको पता है कि जिंक जब HCl के साथ रिएक्शन शो करेगा, फिर होता क्या है कि हमारा जो जिंक है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आता है, तो डेफिनेटली क्या करेगा, जिंक जाकर के HCl में से H को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे जाकर के बैठ जाएगा और क्या बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा। और प्लस हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं हुई तो क्या हुई, ये है केमिकल रिएक्शन, लेकिन इस रिएक्शन में कभी कोई कलर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आपको बेवजह जो है ना घुमा दिया है, कि इसलिए मैं कह रही हूँ कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ो। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है और अगर उसमें दिया होता है कि हाँ कलर चेंज होता है, तो शायद आप इसका जो है ना कोड ए लिख करके आते, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा कोई लाइन मेंशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सच में कोई कलर चेंज होता ही नहीं है, और ना ही कभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कलर जो है ना येलो था, इसके बाद में ग्रीन हो गया, या ब्लू था उसके बाद में ब्राउन हो गया, ऐसा कुछ नहीं समझाया मैंने। क्यों? क्योंकि होता ही नहीं है। केमिकल रिएक्शन हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बाकायदा ZnCl2 बन रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। इसीलिए जब आप बेसिकली हुआ क्या कि जब आपने रिएक्शन करा HCl और जिंक के साथ, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, उसको आप कहाँ लेकर के आए, सोप सोल्यूशन में लेकर के आए। अब सोप सोल्यूशन में क्या हो रहा है, सोप के बबल्स बन रहे हैं, लेकिन उन बबल्स के अंदर क्या भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। और इस हाइड्रोजन गैस को जब आप जलती हुई कैंडल के पास लेकर के आओगे तो हाइड्रोजन गैस एक पॉपिंग साउंड के साथ जो है ना, पट की आवाज़ के साथ जो है जलने लगेगी। तो केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि नई नई चीज़ें बन रही हैं। आपको मैंने हमेशा समझाया है कि केमिकल रिएक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है। केमिकल रिएक्शन में हम बोलते हैं कि हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि आपके पास पहले नहीं था, लेकिन रिएक्शन के पास आपके पास वो आ जाता है। तो देखो ना, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस क्या आपके पास रिएक्शन के पहले थी? नहीं थी। आपके पास तो जिंक था, आपके पास
एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन रिएक्शन के बाद हुआ क्या, 2 नई चीज़ें बन गई। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन तो हम बोल रहे हैं कि हो रही है। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। तो इसका जवाब आप क्या लिख कर के आओगे, इसका जवाब आप लिखोगे कोड ए नहीं, कोड डी। कोड डी क्या बोल रहा था, कोड डी हमसे बोल रहा था कि आपका जो है असर्शन गलत है लेकिन रीज़न ट्रू है। तो वाकई में सच में यहाँ पे ऐसे ही तो हो रहा है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि रीज़न हमारा क्या है, रीज़न हमारा बिल्कुल सही है लेकिन असर्शन हमारा गलत बोल रहा है। क्यों गलत बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि कलर में चेंज हो रहा है, नहीं होता सोल्यूशन में कलर चेंज। ठीक है, चलो अब इसके बाद में अच्छा ये वाला असर्शन रीज़न कर लेना या इसके ऑप्शन में ये वाला कर लेना। ठीक है, ये वाला क्या बोल रहा है असर्शन रीज़न कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स रिच जो भी आपके पास पैक्ड फूड आते हैं उनमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या बोल रहा है कि फ्राइड फूड आइटम्स कंटेनिंग फैट और ऑयल आर रिड्यूस्ड व्हेन लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम। क्या बोला कि जो फ्राइड फूड्स होते हैं ना, फ्राइड फूड मतलब कि जिसमें फैट होगा, ऑयल वगैरह होगा, तो अगर लंबे समय के लिए उनको छोड़ दो तो वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अब ये वाला जो सवाल है ना, ये बच्चों को सिर्फ एक जगह कंफ्यूज कर सकता है और वो है क्या, ये रिड्यूस वाला टर्म। ठीक है, ये जो असर्शन है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो ये हमने पढ़ा है कि जो भी फैट और ऑयल रिच फूड होते हैं उनमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं, लेकिन क्यों डालते हैं, क्योंकि फैट्स एंड ऑयल्स क्या हो जाते हैं, अगर उनको बहुत देर के लिए खुला छोड़ दिया जाए, बहुत समय के लिए खुला छोड़ दिया जाए, तो फैट्स एंड ऑयल्स का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन इसका जो रीज़न है वो क्या बोल रहा है कि रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन नहीं होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन ना हो, रेंसिडिटी ना हो, टेस्ट खराब ना हो तली भुनी चीज़ों का, फ्राइड चीज़ों का, इसलिए उसमें हम क्या डालते हैं, साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला कौन है, ये रिड्यूस्ड टर्म है। अगर आपको कंसेप्ट आपको याद हो, आपको पता हो कि भाई फैट्स एंड ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन नहीं होता है, तो आप क्लियरली जो है ना इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हो कि इस असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन का कोड क्या होना चाहिए, कोड सी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कोड सी हमसे क्या बोल रहा है कि असर्शन सही है लेकिन रीज़न कैसा है, फॉल्स है। तो डेफिनेटली ये जो हमारे पास सवाल है इसमें जो रीज़न है वो गलत दिया है। क्यों, क्योंकि रीज़न ये बोल रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स हम इसलिए डालते हैं क्योंकि फैट और ऑयल का क्या हो जाता है, रिडक्शन। रिडक्शन नहीं होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आप इस सवाल में कोड यूज़ करोगे अपना सी वाला, असर्शन सही है लेकिन रीज़न क्या है, गलत है। और अगर गलत ही है तो जो हमारा असर्शन है उसको वो कैसे ही एक्सप्लेन कर सकता है। तो इस वाले के लिए कोड आपने यूज़ किया था डी, क्योंकि इसमें असर्शन ही गलत था, और इस वाले के लिए आपने यूज़ किया है कोड सी, क्योंकि इसमें रीज़न गलत है। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि अच्छा ये आ गया है हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चंस के फॉर्म में कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम ए टू डी। आपको ए टू डी यानी कि 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सभी क्वेश्चंस कितने मार्क के होंगे, 1-1 मार्क के होंगे। ठीक है, तो एक बार हम अपना केस पढ़ लेते हैं कि डिस्पाइट इट्स यूजफुलनेस Mendeleev's periodic table was based entirely on empirical observation supported by very little understanding. It was not until 1913 when a young British physicist H.G. Moseley, while analyzing the frequency of X-rays emitted by the elements, discovered that the underlying foundation of the order of the elements was the atomic number, not the atomic mass. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कि जो भी अटेम्प्ट्स किए गए थे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के, कहाँ तक, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल तक, वो सभी अटेम्प्ट्स किस पे बेस्ड थे, सभी अटेम्प्ट्स फोकस किस पे कर रहे थे, एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पर। लेकिन सबसे पहले आए थे कौन, H.G. मूसले। इन्होंने ही बताया था कि भाई एटॉमिक मास को छोड़ो और एटॉमिक नंबर को पकड़ो। जब आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में जो है ना अरेंज करोगे, तब जा कर के आप सभी एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि उन्होंने क्या करा था, बेसिकली वो एलिमेंट्स जो भी फ्रीक्वेंसी वगैरह एमिट करते हैं, जब उसको वो एनालाइज कर रहे थे तब उन्होंने ये कंक्लूड किया कि the underlying foundation of the order of the elements was the atomic number, atomic mass नहीं। Moseley hypothesis
that the placement of each element in his series corresponded to its atomic number Z, which is the number of positive charges, that is protons in its nucleus. फिर वही बात है कि भाई अटोमिक नंबर जो है ना, अटोमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इस अटोमिक नंबर को हम किसके बराबर मानते हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस के बराबर। पॉजिटिव चार्जेस मतलब क्या भाई, एटम में अगर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस देने वाले हैं कौन, दो टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो अगर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण आ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं और प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ गया है। और प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, जो कि एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद में argon, for example, although having an atomic mass greater than that of potassium 39.9 AMU versus 39.1 AMU, ये इसको U कर लेना Y की जगह, respectively was, बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर्गन का जो इस एटॉमिक मास है वो पोटेशियम से बड़ा होता है। ठीक है, आर्गन का कितना होता है एटॉमिक मास, 39.9 AMU होता है, पोटेशियम का होता है 39.1। ठीक है, was placed before potassium in the periodic table। ठीक है, तो क्योंकि आर्गन का जो आप बोल सकते हो कि एटॉमिक मास है वो पोटेशियम से कैसा होता है, बड़ा होता है, लेकिन फिर भी पीरियोडिक टेबल में आर्गन को जो है पोटेशियम के पहले रखा जाता है। वाइल एनालाइजिंग द फ्रीक्वेंसीज, क्यों रखा जाता है, क्योंकि भाई जो भी हम पढ़ते हैं ये वाली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मूसले ने बताया ना कि एटॉमिक मास को मत पकड़ो, एटॉमिक नंबर को पकड़ो। माना कि आर्गन का जो एटॉमिक मास है वो पोटेशियम से कैसा है, ज़्यादा है, लेकिन आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो तो पोटेशियम से कम है ना। हम क्या करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में रखते हैं। तो आर्गन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 18 होता है। पोटेशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 19 होता है। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम क्या करते हैं, आर्गन को पोटेशियम के पीछे रखते हैं, भले ही उसका मास पोटेशियम से ज़्यादा हो चाहे ना हो। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में वाइल एनालाइजिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द एमिटेड एक्सरे, mostly noticed that the atomic number of argon is 18 whereas that of potassium is 19, which indicated that they were indeed placed correctly। ठीक है, ईच रो ऑफ एलिमेंट्स, तो ये वही वाली बात है जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन करी कि भले उसका एटॉमिक मास जो है ना आर्गन का पोटेशियम से ज़्यादा हो, लेकिन एटॉमिक नंबर कम है, उसका 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, इसीलिए आर्गन को एटॉमिक नंबर के हिसाब से पोटेशियम के पीछे रखा जाता है। नेक्स्ट चीज़ क्या बोली जा रही है कि ईच रो ऑफ एलिमेंट्स ऑन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड अ पीरियड। पीरियड्स हैव डिफरेंट लेंथ्स and the later periods are so long that a segment from each is removed and placed beneath the main body of the table. The columns of the modern table are called groups as they are in the Mendeleev's table। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई उसमें जो आपको रोज दिखाई देती हैं एलिमेंट्स की, इन रोज को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, जो बाद में आए पीरियड्स, बेसिकली अगर हम बात करेंगे पीरियड्स की तो अलग अलग लेंथ होती है पीरियड्स की। ठीक है, और बाद में जो पीरियड्स आए वो इतने बड़े थे कि उनमें से क्या किया गया कि सो लॉन्ग दैट अ सेगमेंट फ्रॉम ईच, हर एक पीरियड से, मतलब वो वाले पीरियड जो कि बहुत लंबे थे, उन पीरियड्स में से क्या किया कि कुछ सेगमेंट को निकाला गया और टेबल की जो मेन बॉडी है ना उसके नीचे रख दिया गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको एक एस ब्लॉक मिलता है, एक डी ब्लॉक मिलता है बीच वाला, साइड में हमारे पास जहाँ पे कार्बन वगैरह आता है वहाँ पे पी ब्लॉक आपको देखने को मिलता है, और जो टेबल की जो मेन बॉडी है उसके नीचे आपको सर्टेन एलिमेंट्स की कुछ दो रोज दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों रोज की बात चल रही है यहाँ पे, और इनको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो क्यों रखा गया था, क्यों अलग से एफ ब्लॉक बनाया गया एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि बाद में जो पीरियड्स आए वो इतने ज़्यादा लंबे थे कि वो टेबल में बैठ नहीं रहे थे। तो जो लंबे पीरियड्स थे ना उनमें से कुछ सेक्शन को, कुछ सेगमेंट को हटाया गया और टेबल की मेन बॉडी के नीचे रख दिया। फिर इसके बाद में जो कॉलम्स दिखाई देते हैं आपको अपनी पीरियोडिक टेबल में, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। तो पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे हमको इस केस में बताया गया है। ठीक है, तो देखा जाए तो इस केस में ये जो भी बातें हमने अभी डिस्कस करी हैं ऑलरेडी हमको कहीं ना कहीं ये सारी बातें पता थी। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, केस दिया है तो एक बार उसको पढ़ना तो बनता है। चलो अब इसके बाद में अब हमारे पास पहला सवाल क्या है कि हाउ मेनी पीरियड्स एंड
ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर ऑफ पीरियड्स और कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं? एकदम बच्चों वाला सवाल है, हम सबको पता है कि पीरियड जो है वो कितने होते हैं? 7 होते हैं, और ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 होते हैं, और पीरियड्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो आपको क्या लगता है इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन है ए हमको बोल रहा है कि नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं 7 और नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं 18। ऑप्शन बी बोल रहा है नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं 18 और नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं 7, यानी कि उल्टा कर दिया और कुछ नहीं। ऑप्शन सी बोल रहा है नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं 8 और नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं 7। ऑप्शन डी बोल रहा है कि नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं 7 और नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं? 8। तो कुल मिलाकर के इन चारों में से ऑप्शन ए क्या दे रहा है हमको? सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होंगे? 7 होंगे, और नंबर ऑफ यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो कितनी होती हैं? 7, और वर्टिकल कॉलम्स कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है, चलो बहुत ही आसान था ये वाला क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए था। अब इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि अन एलिमेंट x हैज़ अ एटॉमिक नंबर 9। एक एलिमेंट है x नाम का जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है। इन विच पीरियड एंड ग्रुप इट कैन बी प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, मतलब आपको एक एलिमेंट x दिया है और उसका केवल आपको एटॉमिक नंबर गिवन है। अब आपको बताना है कि इसको एग्जैक्टली आप अपनी पीरियोडिक टेबल में कहाँ फिक्स कर सकते हो, मतलब कि कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में। तो ये भी ऐसा सवाल है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, आसान है। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपको इस तरीके के सवाल सॉल्व करना आ गया होगा। ठीक है, तो आपका जो भी एलिमेंट है x नाम का, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर है उसका 9। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि 1 से लेकर के जो टॉप अपने 20 एलिमेंट्स हैं ना, उनको आप याद कर लो उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो अच्छा रहेगा। अब जैसे ही जो है ना आपके पास क्या आया है, एक ऐसा एलिमेंट एटॉमिक नंबर जिसका 9 है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट की बात हो रही है? एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है क्या? 9। और ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है? वो होता है हमारा प्यारा फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फ्लोरीन की बात हो रही है। हालांकि पूछा नहीं गया है यहाँ पे कि एलिमेंट को आप जो है ना डिटेक्ट करो, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर 20 एलिमेंट्स तक कोई भी आपके को दिए जा रहे हैं एटॉमिक नंबर के फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से एग्जैक्टली एलिमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्लोरीन की बात हो रही है। ठीक है, तो कैसे पता कर सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लोगे, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर दिया है 9, तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना आ जाएगा? 2,7 है ना। 9 है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा? 2,7। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे K शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे किस में? L शेल में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 2 हैं। अगर शेल्स 2 हैं, इसका मतलब क्या कि ये कहाँ आएगा? सेकेंड पीरियड में आएगा। कहाँ आएगा भाई? ये आएगा सेकेंड पीरियड में। ठीक है, अब पीरियड तो आपको बताना ही, साथ साथ आपको ग्रुप भी बताना है ना, कौन से ग्रुप में आप रखोगे, ग्रुप नंबर बताओ। तो इसके वैलेंस शेल में, या आप ये भी बोल सकते हो कि वैलेंस इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 हैं। अब ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें आने वाले सभी एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो कैसे मैंने आपको बताया है कि भैया ग्रुप नंबर जो है ना, ग्रुप नंबर में से आप क्या करो? 10 माइनस कर दो। देखो, ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके वैलेंस शेल में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को अभी आप छोड़ दो, हम बात करेंगे ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक की। ठीक है, ग्रुप 13 और 18, ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, तो उन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये हम कैसे पता करते हैं? तो जो भी उनका ग्रुप नंबर है उसमें से आप 10 माइनस कर दो। ठीक है, तो जैसे कि अभी सपोज मैंने लिखा है क्या? 17 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूंगी कितना बचेगा? 7 बचेगा। यानी कि 17th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सभी के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कितने होंगे? 7 होंगे। अब जरा इस वाले एलिमेंट को ध्यान से देखो, जो कि जिसकी बात हमसे सवाल में करी गई है कि ये जो है अपने पास एलिमेंट x नाम का, एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 9 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है? 2,7 है। 2,7 का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में, L शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7 है। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली ये कहाँ आएगा? ये आएगा ग्रुप 17 में, है ना। ये कहाँ आएगा? ग्रुप 17 में आएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो हमने जो है ना पोजीशन बता दी है इस एलिमेंट की। वैसे तो X है एलिमेंट, मतलब फ्लोरीन है।
हाँ, अगर नहीं पूछा गया है सवाल में तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, या अगर लिख भी दोगे कि ये एलिमेंट फ्लोरीन है तो आपका एग्जामिनर आपसे खुशी होगा, अपसेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी पोजीशन हमने बता दी है कि 17th ग्रुप में आप इसको रखोगे, 17th ग्रुप में आप इसको रखोगे, और कौन से पीरियड में, सेकेंड पीरियड में, ठीक है। तो पोजीशन बता देना, और कैसे आपने पता किया है। अच्छा, ऑप्शंस दिए गए हैं तो सही ऑप्शन टिक कर देना। पीरियड कौन सा है, 7th है, पीरियड अपना कौन सा है भाई, सेकंड है, और ग्रुप अपना कौन सा है, 17th है। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या, ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें बोल रहा है ऑप्शन सी में कि पीरियड नंबर कौन सा है, सेकंड, और ग्रुप नंबर कौन सा है, 17। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद अटोमिक नंबर 15 रिस्पेक्टिवली ऑफ फॉस्फोरस आर। बेसिकली यहाँ पे आपको अटोमिक नंबर तो दिया ही गया है एलिमेंट का, और ये भी बता दिया है कि कौन सा एलिमेंट है, वो है फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस का जो अटोमिक नंबर है वो कितना दिया गया है आपको, 15 दिया गया है, ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि ग्रुप नंबर आपको बताना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताना है, और साथ ही साथ एलिमेंट की वैलेंसी भी बताना है। तो कैसे बता पाओगे भाई, 15 अटोमिक नंबर दिया है ना, तो इस अटोमिक नंबर को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, खोल देंगे। कैसे खोलेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे, जो कि हम हमेशा ही करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से कितना आ जाएगा, 2, 8, 5। पहले शेल में रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले में रखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 15 में से आप बोल सकते हो कि 10 इलेक्ट्रॉन्स को तो हमने अरेंज कर दिया 2 शेल में, बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो उनको आप कहाँ करोगे, शिफ्ट तीसरे वाले शेल में। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेल्स आ गए हैं, 3 नंबर ऑफ शेल्स आ गए हैं। पूछा क्या गया है, पीरियड नंबर नहीं पूछा गया है हमसे, यहाँ पे पूछा गया है ग्रुप नंबर, कि कौन से ग्रुप में आप इसको रखोगे। अगर तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होता जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते, 1 इलेक्ट्रॉन होता, तो उसको आप रख देते ग्रुप 1 में। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते वैलेंस शेल में तो उसको आप रख देते कहाँ, ग्रुप 2 में। लेकिन हैं कितने हैं आपके पास, जो भी आपको एलिमेंट दिया गया है उसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप ज़रा मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा पीरियड होता है कि जिसमें आने वाले सभी एलिमेंट्स में जो आउटर मोस्ट शेल होता है उनका, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कैसे पता करते हैं भाई, आसान है ना, ग्रुप नंबर, जैसे कि मैंने आपको अभी भी क्या बताया था कि एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम कैसे पता करते हैं, तो ग्रुप नंबर में से क्या कर देते हो, 10 माइनस कर देते हो, तो आपके पास क्या जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आ जाता है कि नहीं। अब अगर आपको क्या करना है, जैसे ये क्या है, ये तो ग्रुप नंबर है ना, ग्रुप नंबर है। अब आपको इसका उल्टा करना है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ग्रुप नंबर इसका पता करना है। अभी हमने क्या किया था, हमको ग्रुप नंबर पता था और हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाले, लेकिन इस सवाल में हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने पता कर लिए। कैसे, क्योंकि एटॉमिक नंबर गिवन है ना, तो इस एटॉमिक नंबर की हेल्प से हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बनाया और ये पता कर लिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है आपको, तो आप ग्रुप नंबर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ग्रुप नंबर लिखो और ये जो -10 है ना, इसको आप ले जाओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हैं, 5 हैं, है ना, 5 है ना। अब इस 10 को जब आप RHS में लेकर जाओगे, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लेकर के जाओगे, तो डेफिनेटली उसका साइन तो चेंज हो ही जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +10। क्या करोगे, 5 + 10 कर देना, कितना आ जाएगा, 15। तो डेफिनेटली आपका ग्रुप कौन सा वाला आया है, 15th नंबर का आया है। तो ये जो आपके पास कौन है, ये जो फॉस्फोरस है ना, इसको आप कहाँ रखोगे, इसको आप रख सकते हो ग्रुप 15 में। कैसे निकाला, एटॉमिक नंबर की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकाला, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में हमने क्या ऐड कर दिया, 10 ऐड कर दिया, तो कितना आ गया आपका ग्रुप नंबर, 15 आ गया। तो जो एक चीज़ पूछी गई थी इस सवाल में वो तो हमने निकाल ली है, ग्रुप नंबर कैसा होगा, कौन सा होगा, 15 होगा। इसके बाद में दो चीज़ें और क्या पूछी गई हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। तो दिख ही रहा है हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 हैं। तो इस सवाल का भी जवाब आप क्या लिख सकते हो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 हैं। आखिरी चीज़ क्या पूछी गई है, वैलेंसी पूछी गई है अपने एलिमेंट की, ठीक है। तो कुछ बच्चे शायद एक्साइटमेंट में आकर के वैलेंसी भी कितनी लिख करके आ जाएंगे, इसकी 5 लिख करके आ जाएंगे, जबकि इसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी। इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी 3, ठीक है।
वैसे तो फॉस्फोरस तरह तरह की वैलेंसी दिखाता है, फॉस्फोरस जो है 5+5 वैलेंसी भी दिखाता है, इसीलिए जो है ना फॉस्फोरस क्या कर सकता है, अगर आप लोगों ने कंपाउंड्स के बारे में कभी पढ़ा होगा तो एक PCl3 नाम का कंपाउंड बनता है, एक हम बोलते हैं कि PCl5 नाम का कंपाउंड बनता है ना, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ये भी बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फॉस्फोरस है उसकी वैलेंसी कितनी आ रही है, +3 आ रही है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि +5 आ रही है। लेकिन ये जो वेरिएबल वैलेंसी वाला कंसेप्ट है ना, ये आपके क्लास 10th की सिलेबस में नहीं है, तो आप जो है आराम से इस सवाल का जवाब दे सकते हो कि वैलेंसी कितनी होगी इस एलिमेंट की, 3 ही होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 हैं। अब बेसिकली अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट? 5 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से ये ले लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेने का मतलब क्या है कि ये कंबाइन कैसे होगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स के बल पर होगा। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही तो हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी कहते हैं ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। ठीक है, कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 3। वेरिएबल वैलेंसी का कंसेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है। 10th के लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आपको कॉपर और आयरन में वेरिएबल वैलेंसीज आपको थोड़ी सी ना देखनी पड़ेगी, लेकिन इसके अलावा कहीं आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आसानी से जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की हेल्प से तीनों सवालों के जवाब दे सकते हो कि ग्रुप नंबर है 15, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है कितने, 5, और क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। तो इस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए, आई गेस ऑप्शन सी होना चाहिए, है ना। 15, 5 और 3 आया ना अपना आंसर, 15, 5 और 3, तो ऑप्शन सी भी क्या बता रहा है, 15, 5 और 3। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना आप अभी के लिए छोड़ दो, ये वाला मैं बाद में करवाऊंगी आपको, पहले आप ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, करवा दूंगी लेकिन आज नहीं, बाद में। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है, वो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट वाले वर्ड आए, टर्म्स आए, तो सबसे पहले जा कर के आप उनको हाईलाइट कर लो, ताकि जब आप आंसर्स मार्क करो तो कन्फ्यूजन ना हो कि सवाल में क्या पूछा गया है, सही मार्क करने को बोला गया है या गलत मार्क करने को बोला गया है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि हाइड्रोजन एंड हीलियम आर प्लेस्ड इन द फर्स्ट पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप। तो मेरे हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि माना हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट पीरियड को बिलोंग करते हैं, लेकिन दोनों के ग्रुप अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजन को हम कहाँ रखते हैं, हाइड्रोजन को हम रखते हैं ग्रुप नंबर 1 में, और जो हमारा हीलियम है उसको हम कहाँ रखते हैं, ग्रुप नंबर 18 में रखते हैं, क्योंकि भाई ये तो नोबल गैसेस की कैटेगरी में आता है ना। तो माना कि इनको हम फर्स्ट पीरियड में रख सकते हैं, लेकिन इनका जो ग्रुप नंबर है वो अलग अलग होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का क्या होता है, 18 होता है। इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये दोनों फर्स्ट पीरियड में आते हैं, तो फर्स्ट पीरियड में नहीं आएंगे, पीरियड नंबर अलग अलग है, तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। फिर इसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि लिथियम टू नियॉन फॉर्म्स द सेकेंड पीरियड विच हैज़ 8 एलिमेंट्स। लिथियम से लेकर के नियॉन तक क्या बनता है, सेकेंड पीरियड बनता है, और इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है ना भाई। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है अपना 3। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे किसकी, नियॉन की, तो नियॉन हम बोलते हैं कि कहाँ आता है, फ्लोरीन के बाद आता है। अभी अभी हमने फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखा था, कितना देखा था, 9 देखा था, तो नियॉन का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो लिथियम से नियॉन आप काउंट कर सकते हो। लिथियम सबसे पहले हुआ हमारा एटॉमिक नंबर 3 वाला, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना। तो नियॉन लिथियम से लेकर के नियॉन तक यानी कि एटॉमिक नंबर 3 से लेकर के एटॉमिक नंबर 10 तक कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं ना। तो डेफिनेटली ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही बोल रहा है कि सेकेंड पीरियड में आते हैं 8 एलिमेंट्स। क्या सच में लिथियम और नियॉन मिलके आप बोल सकते हो कि सेकेंड पीरियड बनाते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे कैसे पता करेंगे, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लो। एटॉमिक नंबर आपको पता चल गया ना, तो अगर एटॉमिक नंबर पता चल गया है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने में बिल्कुल भी देर नहीं लगनी चाहिए।
इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, लिथियम में 3 हो जाएंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे जो है ना अरेंज करेंगे, तो 2,1 से पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दो शेल्स आ गए हैं, तो डेफिनेटली अगर 2 शेल्स आए हैं तो ये किसको बिलोंग करेगा, लिथियम सेकेंड पीरियड को बिलोंग करेगा। अगर हम बात करेंगे नियॉन की, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा 2,8 हो जाएगा। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी कितने नंबर ऑफ शेल्स आए हैं, 2 नंबर ऑफ शेल्स आए हैं। तो अगर 2 शेल्स हैं तो डेफिनेटली किसको बिलोंग करेंगे, ये सेकेंड पीरियड को बिलोंग करेंगे। तो हर हिसाब से जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो कैसा है, सही है। तो अब इसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि थर्ड पीरियड हैज़ 18 एलिमेंट्स। नहीं भैया, थर्ड पीरियड में कहाँ से 18 एलिमेंट्स आते हैं, थर्ड पीरियड में भी हम बोलते हैं कि 8 एलिमेंट्स ही आते हैं, ठीक है। सोडियम से लेकर के वहाँ पे कौन होता है, आर्गन होता है, ठीक है। तो सोडियम से लेकर के आर्गन तक हम बोलते हैं कि जो थर्ड पीरियड बनता है उसमें भी कितने एलिमेंट्स आते हैं, 8 एलिमेंट्स आते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कैसा है अपना, गलत है। लास्ट स्टेटमेंट क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 ग्रुप्स फ्रॉम 1 to 18 एंड 7 पीरियड्स यानी कि रोज एंड हैज़ 2 सब पीरियड्स। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है ना। हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमें वर्टिकल कॉलम्स यानी कि हमें ग्रुप्स कितने दिखाई देते हैं, 18 दिखाई देते हैं, वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है 1 से लेकर के 18 तक। और हॉरिजॉन्टल रोज आपको कितनी दिखाई देती हैं, 7 दिखाई देती हैं। और साथ ही साथ आपको 2 सब पीरियड्स यानी कि वो जो नीचे आते हैं ना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उनकी बात यहाँ पे की गई है। तो उनको हम 2 सब पीरियड्स भी कह चुके हैं, है ना, कह सकते हैं। क्योंकि अभी अभी जो हमने केस देखा था, हमने जो केस रीड किया था एक बार, तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि बाद में आने वाले जितने भी पीरियड्स हैं वो इतने लंबे हो गए थे कि उनके कुछ सेगमेंट को हटा करके जो मेन आप बोल सकते हो कि जो टेबल की बॉडी थी ना उसके नीचे रख दिया गया था। तो क्योंकि वो पीरियड से ही निकाले गए हैं सेगमेंट्स, इसलिए उनको हम सब पीरियड्स भी बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं और 2 हम बोलते हैं कि सब पीरियड्स हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। और कौन सा वाला सही है, सेकेंड वाला सही है। लेकिन पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमसे इनकरेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट के हिसाब से आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि पहला वाला गलत है और कौन सा गलत है, थर्ड वाला गलत है ना। थर्ड और फर्स्ट वाला गलत है। तो उस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब क्या बनता है, ऑप्शन बी। क्योंकि ऑप्शन बी बोल रहा है कि बोथ 1 एंड फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो आई होप इसका जवाब सभी को समझ में आया होगा कि कैसे हमने ऑप्शन बी को जो है मार्क किया है। क्लियर है। चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो अब जो है ना अपना सेक्शन ए ख़त्म हो चुका है, अपना सेक्शन बी स्टार्ट हुआ है। और सेक्शन बी में आने वाला हर एक सवाल कितने मार्क्स कैरी करता है, 2 मार्क्स, ठीक है। तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, असर्शन रीजन कर लिया, केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब फाइनली आ जाते हैं हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला सवाल क्या है बी सेक्शन का कि राइट द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ ईका सिलिकॉन एंड ईका एल्यूमिनियम द एलिमेंट्स प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आने के पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक की जो है ना हमने चीज़ें डिस्कस करी थी। ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं पढ़े थे, कुछ ही अटेम्प्ट्स जो हमारे सिलेबस के अंदर है उनको हमने रिवाइज़ किया था। तो हमने देखा था कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आई थी वो काफ़ी हद तक जो है ना लोगों को पसंद आई थी, काफ़ी हद तक लोगों ने उसको जो है ना एक्सेप्ट किया था। क्यों एक्सेप्ट किया था, क्योंकि वो टेबल थी ही इतनी अच्छी है ना। मेंडलीव ने उसके ऊपर काफ़ी काम किया था। मेंडलीव ने उनके पहले जो आए थे, मेंडलीव के पहले न्यूलैंड, तो उन्होंने क्या बोला था कि भाई मुझे नहीं लगता कि अब जो है ना मेरे टाइम के बाद जो है ना कोई और एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। तो फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स का न्यूलैंड ने अपना जो भी उनका अटेम्प्ट था, जो भी उनकी टेबल थी, उसमें उन्होंने उसको जिक्र नहीं किया था। जितने एलिमेंट्स उनके टाइम पे प्रेजेंट थे, कितने थे, 56 थे ना। तो केवल उन 56 एलिमेंट्स को लेकर के ही उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन तैयार किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि नोबल गैसेज आ गई, है ना, बाद में कुछ और एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए। तो उनको अगर जब रखने की कोशिश करी गई न्यूलैंड की टेबल में तो रख ही नहीं पाए, पॉसिबल ही नहीं हुआ। लेकिन मेंडलीव ऐसे नहीं थे। मेंडलीव ने बोला कि नहीं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जैसे कि मेरे न्यूलैंड के टाइम तक जो है ना 56 एलिमेंट्स थे, फिर इसके बाद में मेरे टाइम पे जो है ना 63 एलिमेंट्स आ गए हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में और एलिमेंट्स आ जाएं। तो
एक पॉसिबिलिटी रखनी चाहिए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो उस पॉसिबिलिटी को लेकर के उन्होंने जो अपनी टेबल बनाई थी उसमें उन्होंने क्या किया था कि कुछ ब्लैंक स्पेसेस जो ना, कुछ गैप्स छोड़ दिए थे कि अगर फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं ना तो आप यहाँ पे उनको हमारी टेबल में रख सकते हो। प्लस नोबल गैसेस के लिए, इनर्ट गैसेस के लिए उन्होंने एक अलग सा ग्रुप बना दिया था कि अगर नोबल गैसेस फ्यूचर में डिस्कवर होंगी, आती हैं, तो उनको टेबल में रख के जो है ना, टेबल को डिस्टर्ब मत करना, साइड में अलग से ग्रुप बना दिया है, उस ग्रुप में जा करके रख देना, ठीक है। तो ना सिर्फ उन्होंने फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स को आप बोल सकते हो कि ये पॉसिबिलिटी रख के उन्होंने अपनी टेबल में गैप्स छोड़े, साथ ही साथ फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स की क्या करी, उन्होंने प्रॉपर्टी भी गेस कर ली, ठीक है। प्रॉपर्टी भी गेस कर ली और अपने लेवल पे जो है ना उन एलिमेंट्स को नाम भी दे दिया कि अब जैसे कि सिलिकॉन की जो बाद में आएगा है ना, बाद में जो आएगा तो वो सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो शो करेगा। तो इसीलिए फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट का नाम उन्होंने अपने लेवल पे क्या रख दिया, ई का सिलिकॉन रख दिया। फिर इसके बाद में एक कोई ऐसा एलिमेंट आएगा, ये उन्होंने सोचा था, ठीक है, ये उन्होंने सोचा कि कोई एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो कि एल्यूमिनियम की जैसे प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा, तो उसका उन्होंने नाम क्या रख दिया, ई का एल्यूमिनियम नाम रख दिया। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो ई का सिलिकॉन और ई का एल्यूमिनियम थे, उनमें आपको बताना है कि इनके क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो मैंने आपको अभी अभी क्या बताया कि भाई ये जो ई का सिलिकॉन होगा ना, इस ई का सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ किससे मिलती जुलती होंगी, सिलिकॉन से। इस ई का एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी किससे मिलती जुलती होगी, एल्यूमिनियम से। तो जिस तरीके से सिलिकॉन बनाएगा क्लोरीन के साथ मिलकर के क्लोराइड, वैसे ही ई का सिलिकॉन क्या करेगा, क्लोरीन के साथ मिलकर अपना क्लोराइड बनाएगा। सिमिलरली जैसे एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ मिलकर अपना क्लोराइड बनाएगा, वैसे ही ई का एल्यूमिनियम क्या होगा, क्लोरीन के साथ मिलकर के अपना क्लोराइड बनाएगा। कैसे बनाएगा भाई, सिलिकॉन से अगर हम स्टार्ट करें तो सिलिकॉन में हम बोलते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 14 होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका कितना हो जाएगा, 2, 8, 4, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो डेफिनेटली ये भी हम बोलते हैं कि क्या है, एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, टेट्रावेलेंसी है इसकी, ठीक है। तो सिलिकॉन क्या करेगा, सिलिकॉन जो है ना 4 क्लोरीन एटम्स के साथ मिलकर के आप कुछ बोल सकते हो कि इस तरीके से अपना क्लोराइड जो है ये फॉर्म करेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है ना। तो ये कुछ इस तरीके से 4 क्लोरीन एटम्स के साथ मिलकर के अपना क्लोराइड जो है फॉर्म करेगा, कौन, सिलिकॉन। तो जो ई का सिलिकॉन होगा है ना, ई का सिलिकॉन जो होगा वो भी सिलिकॉन के तरह ही क्या करेगा, क्लोरीन के साथ मिलकर क्लोराइड बनाएगा। कैसे, तो अभी के लिए हम ले लेते हैं ई का सिलिकॉन एलिमेंट ई नाम का, ठीक है। हमसे सवाल में नहीं पूछा गया है कि ई का सिलिकॉन कौन है, ई का एल्यूमिनियम कौन है। अगर आपको पता है तो बता दो, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ई का सिलिकॉन और ई का एल्यूमिनियम को क्या लिख सकते हो, ई लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप सिलिकॉन को एक्सप्लेन करोगे कि ई का सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ आप बोल सकते हो कि सिलिकॉन जैसी होगी। सिलिकॉन जो है ना SiCl4 बना रहा है, क्लोराइड क्लोरीन के साथ मिलकर के, तो ई का सिलिकॉन क्या बनाएगा, ई का सिलिकॉन भी हम बोलते हैं कि ECl4 टाइप का क्लोराइड बनाएगा। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद में एल्यूमिनियम के बारे में अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 2, 8, 3 हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि अगर एल्यूमिनियम को क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाना है, क्लोराइड बनाना है, तो वो कैसे बनाएगा, वो बनाएगा AlCl3 टाइप का। एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ मिलकर कैसा क्लोराइड बनाएगा, AlCl3 टाइप का। तो ई का एल्यूमिनियम की वही प्रॉपर्टी होगी जो एल्यूमिनियम की होगी। अगर एल्यूमिनियम AlCl3 टाइप का क्लोराइड बना रहा है तो सिमिलरली ई का एल्यूमिनियम भी क्या करेगा, ई का एल्यूमिनियम भी ECl3 टाइप का ही कंपाउंड बनाएगा। जैसे कि ई का सिलिकॉन सिलिकॉन के जैसा क्लोराइड बना रहा है ECl4, वैसे ही ई का एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के समान ECl3 टाइप का क्लोराइड बनाएगा। इतना क्लियर है आप सभी को। तो कुछ इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। आज का होमवर्क मैंने आपको नहीं दिया ना अभी तक, चलो एक होमवर्क ले ही लो। आपको मुझे बताना है कि आखिर ये ई का एल्यूमिनियम, ई का सिलिकॉन है कौन।
कई बार हम देख चुके हैं, कई बार हम पढ़ चुके हैं कि ई का सिलिकॉन है कौन, ई का एल्यूमिनियम है कौन, ई का बोरॉन है कौन सा वाला एलिमेंट। तो ये सब आप जो है ना आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ई का सिलिकॉन कौन है और ई का एल्यूमिनियम कौन है। इस सवाल का जवाब मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप ई का सिलिकॉन और ई का एल्यूमिनियम के क्लोराइड्स जो है ना बना सकते हो। ई का सिलिकॉन का बनाएगा ECl4 टाइप का और ई का एल्यूमिनियम बनाएगा ECl3 टाइप का। ठीक है, चलो अब इतना सा सवाल आपके लिए 2 मार्क्स के लिए आया है, आ सकता है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब कोई आपको ये 2 रिएक्शंस दी गई हैं, इनकी केमिकल इक्वेशंस लिखो और उनको फिर बैलेंस भी करो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास कि सोडियम कार्बोनेट है ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि अपना HCl एन इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशंस गिव सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आसान है, देखो सोडियम कार्बोनेट मतलब क्या होता है, सोडियम की वैलेंसी तो +1 होती है, कार्बोनेट की कितनी होती है CO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, तो CO3 यानी कि कार्बोनेट का जो 2 नेगेटिव वो कहाँ आ जाएगा, सोडियम के पास आ जाएगा। सोडियम का जो +1 है वो कहाँ चला जाएगा, कार्बोनेट के पास चला जाएगा। तो कंपाउंड कैसा बनेगा, कंपाउंड बनेगा Na2CO3। कैसा बनेगा, Na2CO3 है ना। कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है -2 ना, CO3 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव आ गया सोडियम के पास और सोडियम का 1 चला गया कार्बोनेट के पास। ठीक है, तो ये बन गया क्या, सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद में है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। इनके कॉम्बिनेशन से हुआ क्या है, इनके कॉम्बिनेशन से हम बोलते हैं कि बना है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब क्या, नमक जो हम रोज़ खाते हैं, और साथ में क्या बना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये बन जाएगा क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसको ज़रा बैलेंस कर लो। सोडियम के LHS में कितने एटम्स हैं, 2 हैं। RHS में कितने हैं, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, यानी कि टोटल RHS में सोडियम के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। LHS में भी 2 एटम्स हैं, यानी कि सोडियम के एटम्स क्या हैं, हमारे जो भी केमिकल इक्वेशन है उसमें बैलेंस्ड हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं कार्बन के ऊपर। कार्बन के यहाँ पे कितने आइटम्स हैं, LHS में 1 ही है, और अगर हम बात करेंगे RHS में तो RHS में भी कार्बन का 1 ही एटम है। तो सोडियम और कार्बन के एटम्स तो बैलेंस्ड हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन का एटम कितना है, LHS में 1 ही है और RHS में भी कैसा है, 1 है, तो क्लोरीन के एटम्स भी बैलेंस्ड हैं। फिर इसके बाद में बचा कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ पे LHS में कितने एटम्स हैं, 3 हैं, और यहाँ पे भी कितने हैं, O3, यानी कि यहाँ पे भी 3 है। तो LHS और RHS में ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस्ड है। लास्ट में कौन बचा अपना, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे H का 1 एटम, यहाँ पे भी H का 1 एटम, यानी कि कुल मिलाकर के ये हमारी केमिकल इक्वेशन लिखते साथ ही क्या हो गई है, बैलेंस्ड हो गई है। ठीक है, तो कंपाउंड्स का नाम आपको पता होना चाहिए, उनका नाम तो चलो आपको दिया है, लेकिन हाँ उनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, HCl, NaCl, इन चारों में से ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी सुना ना हो या आपने कभी इनको पढ़ा ना हो, है ना। हम सब जानते हैं इन चारों ही कंपाउंड्स को। चलो, तो अपनी फर्स्ट जो इक्वेशन है वो तो हो गई है, इतना लिख कर के आओगे तो 1 मार्क मिल जाएगा। अब इसके बाद में मेहनत हमको करनी है अपने दूसरी वाली इक्वेशन में। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, आपके पास है कॉपर सल्फेट। कॉपर की आप बोल सकते हो, देखो जैसे कि आयरन का मैंने आपको बताया था ना कि आयरन जो है ना कभी अपनी +2 वैलेंसी रखता है, कभी अपनी +3 वैलेंसी रखता है। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा कॉपर है ना, ये कॉपर भी क्या करेगा ना, कभी अपनी +2 वैलेंसी रखेगा, कभी अपनी जो है ना +1 वैलेंसी भी रखता है। तो क्लास 10th के लेवल पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉपर और आयरन की जो वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लो। फॉस्फोरस और जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं ना उनके बारे में आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत अभी नहीं है, क्लास 10th में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहला कंपाउंड क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ पे कॉपर अपनी +2 वैलेंसी में है, तो कॉपर का जो +2 है और सल्फेट क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव। तो कॉपर के पास है +2 और सल्फेट के पास है क्या, -2। तो कॉपर का +2 और सल्फेट का -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, CuSO4। ठीक है, CuSO4 लिख दिया। ऑन ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड बोले तो पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है भाई, +1 होती है ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है पोटेशियम का,
19 होता है ना, तो 19 को जब आप अरेंज करोगे कैसे 2, 8, 8, 1 में, है ना, तो ये हो गए कितने 10, 10 ये हो गया 18, 18 क्योंकि हम बोलते हैं कि बोर बरी कंसेप्ट क्या बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल में जो है ना 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, तो जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो हम कहाँ रख देंगे, नेक्स्ट शेल में रख देंगे। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा 2, 8, 1, तो आउटर मोस्ट शेल में है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है +1 है। अगर हम बात करेंगे आयोडीन की, तो आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है -1, तो पोटेशियम की +1, आयोडीन की -1, तो कट पिट के क्या हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, इसका +1 वहाँ गया, इसका -1 यहाँ आ गया पोटेशियम के पास, तो क्या बन गया Ki। ठीक है, अब हुआ क्या कि कॉपर सल्फेट और पोटेशियम आयोडाइड का ट्रीटमेंट हुआ और प्रेसिपिटेट क्या बना है, क्यूपरस आयोडाइड बना है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप कैसे याद रख सकते हो कि फेरस मतलब क्या होता है, फेरिक मतलब क्या होता है। फेरस में मैंने आपको क्या सिखाया था, फेरस जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या है फेरस, अस मतलब क्या, अस मतलब कि लेस, है ना, फेरस का अस मतलब क्या हो रहा है लेस, और लेस मतलब क्या कि यहाँ पे आयरन अपनी कम वाली वैलेंसी में है। कम वाली वैलेंसी का मतलब क्या है +2 वैलेंसी में है। ठीक है, तो जब भी आपके पास फेरस वाला वर्ड आए, फेरस मतलब क्या, फेरस का अस मतलब लेस, और लेस मतलब कि उस समय जो भी कंपाउंड है उसमें आयरन अपनी +2 वैलेंसी में है। और अगर आपके पास फेरिक आए, है ना, अगर आपके पास क्या आए फेरिक आए, तो फेरिक का मतलब क्या है मोर, मोर मतलब क्या कि आयरन जो है अपनी बड़ी वैलेंसी में है, बड़ी वैलेंसी यानी कि +3 वैलेंसी में है। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अस से याद रखना, अस मतलब लेस और लेस मतलब कि कम वाली वैलेंसी। सिमिलरली यहाँ पे जो सवाल है इसमें आपको क्या बनाने को बोला जा रहा है, क्यूपरस आयोडाइड बनाने को बोला जा रहा है। वैसे तो हमें पता है कि कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है +2 होती है ना, लेकिन यहाँ पे सवाल में बोला जा रहा है कि जो पीपीटी बना है वो किसका है, क्यूपरस आयोडाइड का है। क्यूपरस, अस मतलब क्या होता है, अस मतलब होता है लेस। ठीक है, क्यूपरस में अस का मतलब क्या होता है लेस होता है, और लेस मतलब क्या कि यहाँ पे इस कंपाउंड में क्यूपरस आयोडाइड में कॉपर अपनी लेस वैलेंसी में है। लेस वैलेंसी मतलब क्या +1 में है, वैसे उसकी वैलेंसी +2 होती है, लेकिन क्यूपरस अस मतलब लेस, लेस मतलब कि 2 से कम वैलेंसी में, 2 से कम क्या होगा +1। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर अपनी +1 वैलेंसी में है। तो अगर कॉपर की वैलेंसी कितनी है +1 है और आयोडीन की तो होती ही -1 है, अभी अभी हमने देखा था ना पोटेशियम आयोडाइड कैसे बना है, तो अगर कॉपर अपनी +1 वैलेंसी में है और आयोडीन की तो होती ही है -1 वैलेंसी, तो क्या बन जाएगा CuI बन जाएगा, CuI बन जाएगा। ये क्या है, ये है क्यूपरस आयोडाइड, कॉपर की +1 इसकी -1। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, लिबरेट्स आयोडीन गैस, आयोडीन गैस बोले तो I2। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर्म्स पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट भी बना है। तो पोटेशियम की वैलेंसी तो +1 और सल्फेट की कितनी होती है SO4 2 नेगेटिव, तो उसका 2 नेगेटिव भाई जैसे ये है ना, इसको मैं रब कर देती हूँ, ये रहा पोटेशियम, इसकी वैलेंसी है +1 और ये क्या है सल्फेट, इसकी वैलेंसी है -2, इसकी -2 आ जाएगी पोटेशियम के पास, इसका 1 चला जाएगा इसके पास, तो कितना हो जाएगा K2SO4। कंपाउंड बनाना आने चाहिए तभी बना पाओगे जब वैलेंसी आपको याद रहेगी, इसलिए मैं आप पे थोड़ा सा जोर दे रही हूँ, वरना क्या होता है ना कि बैलेंस करना तो आप फिर भी सीख लेते हो, लेकिन अगर इस तरीके के सवाल आ जाते हैं ना कि फॉर्मूला नाम दिया है कंपाउंड का लेकिन फॉर्मूला लिख के आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना है, वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। तो वैलेंसी याद रखो तो फॉर्मूला बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। सल्फेट, सल्फाइड, सल्फेट, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कार्बोनेट में क्या वैलेंसी आती है, ये सब हम क्वेश्चंस के फॉर्म में सीखते जा रहे हैं। तो ये क्या बन गई है आपकी एक स्ट्रक्चरल इक्वेशन तो बन गई है। अब उठा करके इसको बैलेंस कर दो। कैसे बैलेंस करोगे, कॉपर के कितने आइटम्स हैं LHS में, 1 है, यहाँ पे भी कितना है 1 है, यानी कि कॉपर अपना बैलेंस्ड है, अच्छी बात है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे किसकी, पोटेशियम की। ठीक है, तो पोटेशियम हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कितना है 1 है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो पोटेशियम यहाँ पे आपके पास टोटल कितना है 2 है। इसका मतलब क्या कि पोटेशियम हमको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, कितना कर देते हैं, चलो 2 बना देते हैं। ठीक है, 2 बना दिया हमने, तो पोटेशियम अब हमारा बैलेंस्ड है, कॉपर भी हमारा बैलेंस्ड है।
अब हम क्या करते हैं, सल्फर को देखते हैं। सल्फर यहाँ पे एक है और वहाँ पे भी एक है, तो सल्फर अपना बैलेंस्ड है, अच्छी बात है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कितना है, आयोडीन हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे है LHS में है आपके पास 2 और RHS में है आपके पास कितना, 3। इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं आपको आयोडीन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। सवाल ये है कि आप आयोडीन को बैलेंस कैसे करोगे। यहाँ पे तो आपके पास 2 है और यहाँ पे आपके पास 3 है, तो एक काम करो ना, कुछ समझ में ना आए तो यहाँ पे जो है ना आप उठा करके 4 लिख दो, ठीक है। अब आयोडीन यहाँ पे कितने हो गए हैं, 1 मिनट, यहाँ का के का ये डंडा तो हट ही गया, चलो ठीक है। अब हम बोलते हैं कि यहाँ पे आयोडीन कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। यहाँ पे अभी भी कितने हैं, 3 है। पहले यहाँ कम थे, अब वहाँ कम हो गए। क्या करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे जो है ना आप 2 लगा दो, ठीक है। तो अब आयोडीन कितने हो गए हैं, आयोडीन हो गए यहाँ पे 4 और यहाँ भी कितने हो गए हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 + 2 मतलब 4 हो गए। तो आयोडीन अपना बैलेंस हो गया। लेकिन आयोडीन को बैलेंस करने के चक्कर में कॉपर और पोटेशियम क्या हो गए हैं, गड़बड़ हो गए, है ना। कॉपर देखो, कॉपर पहले यहाँ पे दोनों तरफ 1-1 था, लेकिन अब RHS में 2 हो गया, यहाँ पे 1 ही है। तो एक काम करो, यहाँ पे भी आप क्या करो, 2 लगा दो, ठीक है। तो उस हिसाब से अब कॉपर हमारा हो गया है बैलेंस। कॉपर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हैं। आयोडीन यहाँ पे 4 है, वहाँ पे भी 4 हैं। लेकिन अभी पोटेशियम फिर गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया, क्योंकि पोटेशियम यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि केवल 2 हैं और यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, यानी कि वहाँ पे 2 की कमी है। तो क्या करोगे, यहाँ पे जा कर के आप क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे, ठीक है। तो अब पोटेशियम कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे भी 4 और 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी 4। तो कॉपर हो गया बैलेंस्ड, आयोडीन हो गया बैलेंस और पोटेशियम भी हो गया बैलेंस। अब बारी आती है किसकी, कॉपर हो चुका है, आयोडीन हो चुका है, पोटेशियम हो चुका है। सल्फर देखो, सल्फर अपने आप बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 सल्फर है और वहाँ पे भी हम बोल रहे हैं कि 2 सल्फर है। और अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की तो 4 2 ज़ा 8 यहाँ पे है और 4 2 ज़ा 8 यहाँ पे। तो अब कुल मिलाकर के हमारी इक्वेशन हो गई है बैलेंस। 2 कॉपर, सल्फर 2, ऑक्सीजन 8 दोनों तरफ, पोटेशियम हम बोलते हैं कि दोनों तरफ 4 और आयोडीन भी कितने हो गए हैं, दोनों तरफ 4 हो गए हैं। तो ये हो गई क्या हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस। तो कुछ इस तरीके से आप बैलेंस करोगे। आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। ये वाली तो इक्वेशन तो लिखते साथ ही बैलेंस हो गई थी और ये वाली हमने अपने लेवल पे बैलेंस कर दी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करोगे इस पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इतना लिख कर के आओगे तो पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। ऐसी कौन सी, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन कौन सी ऐसी स्पेसिफिकली 2 प्रॉपर्टीज है जिसके कारण कार्बन के हमें इतने सारे कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो आप लिख सकते हो कि कार्बन जो है ना कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कि कार्बन क्या करेगा, अपने ही जैसे यानी कि दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर जो है ना लंबी लंबी या छोटी छोटी या स्ट्रेट चेन या क्लोज्ड चेन्स जो है ना फॉर्म कर लेता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कि एक कार्बन एटम अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन होता जाता है, लंबी चेन बनाएगा, छोटी चेन बनाएगा, गोल चेन बनाएगा, है ना, क्लोज चेन बनाएगा या स्ट्रेट चेन बनाएगा, ब्रांच्ड चेन बनाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं, कि अपने ही जैसों के साथ मिल करके अलग अलग टाइप के अलग अलग नंबर के कंपाउंड बनाना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, कैटिनेशन की हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होती है कार्बन की, वो है टेट्रावैलेंसी, ठीक है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 6 होता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 2,4। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तब जाकर के कार्बन क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल बना पाएगा, ठीक है। तो कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रावैलेंसी होती है। और इस टेट्रावैलेंसी के कारण कार्बन क्या करता है, या तो एक कार्बन एटम फर्दर और 4 कार्बन एटम से जुड़ जाए। बेसिकली कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है। अब कौन इतना दिलदार कार्बन को मिलेगा कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स जाकर के कार्बन को यूं ही कोई दे दे। इसका मतलब क्या कि कार्बन जब भी कोई कंपाउंड बनाएगा वो कैसे बनाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनाएगा। क्यों, क्योंकि इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता, किसी भी एलिमेंट का नहीं होता कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले जाकर के कार्बन को दे दे, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कंपाउंड बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कार्बन क्या करता है, या तो अपने जैसे ही, जैसे कि आपके पास एक कार्बन एटम है ना, तो ये एक कार्बन एटम क्या कर सकता है, फर्दर 4 और कार्बन एटम के साथ मिलकर के एक कंपाउंड बना ले,
या फिर दूसरा रास्ता क्या हो सकता है कि वो कुछ दूसरे मोनोवैलेंट एलिमेंट्स, मोनोवैलेंट एलिमेंट्स मतलब क्या, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 की होती है ना, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन वगैरह हो गया। तो बाकी के जो मतलब कार्बन एटम है ना, एक कार्बन एटम या तो दूसरे 4 कार्बन एटम्स के साथ मिलकर के कंबाइन बना ले, या फिर आप बोल सकते हो कि किसी दूसरे मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर के एक कंपाउंड बना ले, जैसे कि मीथेन हो गया, है ना, CCl4 टाइप का हो गया, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक कार्बन एटम किसी दूसरे मोनोवैलेंट एटम 4 एटम से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक कार्बन एटम फर्दर 4 और मोनोवैलेंट एलिमेंट के एटम से जुड़ा हुआ है। तो और प्लस क्या होता है ना कि कार्बन का साइज़ बहुत छोटा होता है, और इस छोटे साइज़ के कारण वो जो भी बॉन्ड बनाता है ना वो काफ़ी स्टेबल बन जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है कार्बन में क्योंकि उसकी टेट्रावैलेंसी है ना, और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसका साइज़ छोटा है कार्बन एटम का, जिसके कारण वो जो भी बॉन्ड बनाता है काफ़ी स्टेबल होता है। तो इस वजह से हमको कार्बन के अलग अलग टाइप के जो है ना कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन आप 2 प्रॉपर्टी को डिस्कस करोगे। पहली क्या कि कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और दूसरा ये कि वो टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है, 4 उसकी वैलेंसी होती है। तो इस हिसाब से वो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के साथ मिलकर के अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बनाता है। इतना क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को आप कुछ इस तरीके से आंसर कर सकते। तो चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये वाला जो सवाल है ये है आपके सेक्शन सी का, ए और बी हो गया है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, अ स्टूडेंट टुक 2 to 3 grams ऑफ सब्सटेंस एक्स इन अ ग्लास बीकर एंड poured वाटर ओवर इट स्लोली. He observed that bubbles along with hissing noise. The beaker becomes quite hot. Identify X and write an equation for the chemical reaction taking place and what type of reaction is it. तो बेसिकली इतना ही पढ़ के आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए था कि यहाँ पे एग्जैक्टली कौन से रिएक्शन की बात हो रही है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, एक क्विक लाइम होता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब हम इसको पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, आप बोल सकते हो कि एक क्या बन जाता है, एक दूसरा कंपाउंड बन जाता है जिसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और ये जो रिएक्शन होती है काफ़ी एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट भी रिलीज़ होती है। तो एग्जैक्टली इस सवाल में हमसे इसी रिएक्शन के बारे में बात करी गई है कि आपके पास जो बोला जा रहा है ना कि 2 से 3 ग्राम का सब्सटेंस, 2 से 3 ग्राम लिया है सब्सटेंस एक्स का, तो ये सब्सटेंस एक्स क्या है, ये सब्सटेंस एक्स है आपका क्विक लाइम। क्या है, क्विक लाइम है, ठीक है। और इस क्विक लाइम को आपने क्या किया था, एक ग्लास बीकर जिसमें ऑलरेडी, अच्छा ग्लास बीकर में आपने इसको लेकर के रखा था, और फिर उसमें आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे पानी ऐड कर रहे हो, तो बबल्स बनते हुए आपको दिख रहे होंगे और बीकर काफ़ी गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो बीकर गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि ये होती ही क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी जो है इवॉल्व होती है। ठीक है, तो बेसिकली इस रिएक्शन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, अगर आपको याद हो हमारे प्रीवियस सेशंस में तो हमने देखा था कि इसको हम जो घर में पुताई वगैरह होती है ना, वाइट वॉश वगैरह, उसमें हम यूटिलाइज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो आप बोल सकते हो कि जो स्लेक्ड लाइम बना है ना, ये जब दीवारों पे जो है ना पेंट कर दिया जाता है, तो क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, तो ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है ना, आप बोल सकते हो कि रिएक्शन शो करेगा, और बेसिकली जो है ना एक कंपाउंड बना देगा, और वो कंपाउंड के कारण हम बोलते हैं कि दीवारों पे जो है एक चमक आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो है, इस रिएक्शन का यूज़ हम कर सकते हैं वाइट वॉश वगैरह में। तो ये कुछ इस तरह की रिएक्शन हो गई है। तो हमसे बोला क्या गया है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन द सब्सटेंस एक्स। तो एक्स कौन है, क्विक लाइम है, और इसके बाद में हमें रिएक्शन लिखनी है, तो रिएक्शन हमने लिख दी है, और साथ ही साथ हमको बताना है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्योंकि सवाल में ही दिया गया है कि काफ़ी गर्म हो गया है बीकर, इसका मतलब क्या कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्लस यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है ना पानी और ये क्विक लाइम का, तो इसकी कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यानी कि स्लेक्ड लाइम। तो इसलिए आप इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी लिख सकते हो, और एक्सोथर्मिक तो खैर ये है ही। ठीक है,
तो ये वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद में सेकंड पार्ट क्या है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन नेचर। वैसे तो देखा जाए तो जितनी भी डिकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक ही होती है ना। किसी भी चीज़ को आप डिकम्पोज तभी कर सकते हो जब आप उसमें क्या करो, थोड़ी बहुत हीट एनर्जी उसको सप्लाई करो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, चाहे सनलाइट के फॉर्म में। लेकिन हाँ, एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो कि कहाँ होता है, नेचर में होता है, और वो है किसका, फोटोसिंथेसिस का। हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है पौधों के पास, पानी होता है, ठीक है, और सनलाइट लगती है सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल जो लगेगा वो तो लगेगा ही, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, जो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है वो क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं C6H12O6 प्लस हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन भी बनती है। चाहो तो इनको आप बैलेंस भी कर देना, चाहो तो क्या कर ही देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो कि कहाँ हो रही है, नेचर में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली कैसे जो है ना सनलाइट की प्रेजेंस यहाँ पे लग रही है, तभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आगे बढ़ रही है। आया आपको बात समझ में। तो बेसिकली सनलाइट क्या है, सनलाइट भी तो एक सोर्स ही तो होता है एक एनर्जी का, एक टाइप ही तो है ना एक एनर्जी का। तो किसी भी टाइप की बस एनर्जी लगनी चाहिए, भले वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, फिर वो सोलर एनर्जी क्यों ना हो, कोई भी एनर्जी बस चाहिए है। एक रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, चलवाने के लिए एक ना एक टाइप की एनर्जी चाहिए होती है, और ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस वाले पार्ट का आप लिखोगे ये वाला एग्जाम्पल कि नेचर में कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन चलती है, फेमस वाली, तो वो होगी फोटोसिंथेसिस की। और ऊपर का आप जो है ना सवाल का जवाब ये वाला लिखोगे कि एक्स नाम का कंपाउंड है क्विकलाइन, ठीक है। रिएक्शन आप लिख दोगे और कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक तो है ही, साथ ही साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। इतना लिख दोगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये भी सेक्शन सी में ही आ रहा है, यानी कि ये भी कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। कि इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड AL, अच्छा इसके L को ना आप स्मॉल बना लेना, ठीक है, ये क्लोरीन है, ठीक है। तो कंपाउंड है आपके पास AlCl2 टाइप का, कि उसमें आपसे पूछा गया है कि A की वैलेंसी क्या है, और बेसिकली A जो है ना, इस A एलिमेंट के बारे में आपको कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया है, कौन सा एलिमेंट है हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि ये क्लोरीन के साथ मिलके कैसा कंपाउंड बना रहा है, AlCl2 टाइप का, ठीक है। तो A की आपको वैलेंसी बतानी है, और शो द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है वो बताना है। विल द कंपाउंड AlCl2 कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स सॉलिड स्टेट, क्या वो अपने सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाएगा या नहीं, ये तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंपाउंड के फॉर्मेशन की, और एग्जैक्टली A एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है उसको हम देखेंगे। तो देखो ये जो आपके पास कंपाउंड आया है AlCl2 टाइप का, ठीक है, AlCl2। अब भाई हम सबको पता है कि क्लोरीन का आप एक एटम ले लो, चाहे उसका आप 2 एटम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो दोनों एटम्स का एक जैसा ही रहेगा ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का, 17 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 2,8,7, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से अगर इसको मिल गया एक क्लोरीन के एटम को, तो इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, और ये बन जाएगा क्या, स्टेबल, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक एटम ले लो चाहे आप 2 एटम ले लो, सभी एटम्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो यही वाला होगा। और क्लोरीन का हर एक एटम क्या चाहेगा कि कहीं ना कहीं से उसको एक इलेक्ट्रॉन की जो है ना जुगाड़ बैठ जाए, तो वो क्या बन जाए, स्टेबल बन जाए। अब ये जो आपके पास, अच्छा ये Al क्यों लिखा है मैंने, Al नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ A होगा, ठीक है, A होगा यहाँ पे, ये है ACl2। अब ये जो आपके पास दूसरा एलिमेंट है जिसको हम प्यार से A नाम रखा है हमने जिसका, तो ये जो A एलिमेंट है ये एग्जैक्टली कर क्या रहा है भाई, यहाँ पे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है कि डेफिनेटली A के पास, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें किसका, चलो हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। तो ये सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड एग्जैक्टली बना कैसे है भाई, सोडियम के नीचे भी सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है, और क्लोरीन के नीचे भी क्या लिखा है, 1 लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब क्या कि वहाँ पे क्या आता है, 1 आता है। तो ये एग्जैक्टली कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, क्योंकि सोडियम के पास वैलेंसी कितनी थी, +1 की थी, और क्लोरीन के पास कितनी थी, -1 की थी। तो इसका 1 गया इसके पास, इसका 1 गया इसके पास, तो क्या बन गया, NaCl बन गया। रूल हमको ये बोलता है कि अगर 1 आ रहा है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
ऐसे ही मैंने आपको अभी अभी पोटेशियम सल्फेट के बारे में बताया था कि आपके पास क्या है, पोटेशियम है और आपके पास सल्फेट है। पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1, सल्फेट की होती है -2, तो इसका 2 यहाँ जाएगा, इसका 1 यहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, K2SO4 बन जाएगा, है ना। तो सिमिलरली ये जो आपके पास कंपाउंड बना है A एलिमेंट के साथ ACl2, ये एग्जैक्टली कैसे बना है। क्लोरीन के बारे में तो मैंने आपको अभी अभी बताया है ना कि इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, -1 रहेगी, ठीक है। तो इसका -1 गया कहाँ, A के पास, A के पास गया है, इसलिए यहाँ पे नीचे क्या भाई कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या, वहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे A के पास क्या आ गया, क्लोरीन का 1 आ गया। अब ये जो Cl के नीचे लिखा हुआ है 2, ये 2 कहाँ से आया है, ये 2 डेफिनेटली आया है कहाँ से, A के पास से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि A जो भी हमारा एलिमेंट है XYZ, उसकी वैलेंसी कितनी है, +2 है, और जो आपका क्लोरीन है उसकी कितनी है, -1 है। तो उस हिसाब से ACl2 टाइप का जो है कंपाउंड बना है एलिमेंट A का। आई आपको बात समझ में, जैसे कि NaCl बना, पोटेशियम सल्फेट बना, वैसे ही ACl2 बना। कैसे, तो अपने A एलिमेंट के पास डेफिनेटली उसकी वैलेंसी होगी +2, Cl के पास तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हमको पता है कितनी होती है, -1, इसका -1 इसके पास, इसका +2 इसके पास, तो क्या बन गया, ACl2 बन गया। तो पूछा क्या क्या था कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ A, तो यहाँ पे हमने बता दिया कि वैलेंसी है A की +2। फिर इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ पूछी गई कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये बताओ। कैसे बताएंगे, इसको मैं थोड़ा सा रब करके आपको बताती हूँ। भाई हमारा जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। 2 का मतलब क्या कि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे। और वो वाले हमारे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, वो आसानी से एलिमेंट क्या कर सकते हैं, अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे करके अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं ना। मेटल्स के बारे में मैंने आपको समझाया था कि मेटल्स जो होते हैं ना उनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप से बाहर निकालना आसान होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स की वैलेंस शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4, 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप से बाहर निकालना मुश्किल है, एनर्जी वाला काम है, इसलिए नॉन मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते हैं। ले लेंगे लेकिन देंगे नहीं, ठीक है। तो अब जो कि हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो भी एलिमेंट है A, इसकी वैलेंसी कितनी है, +2 है। इसका मतलब क्या कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर सकता है, आसानी से निकाल सकता है। अगर ये निकालेगा तो लेगा कौन, साथ में क्लोरीन भी तो है ना। तो क्लोरीन के एटम्स तो बैठे हुए हैं ना कि लाओ हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमको अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, हमको अपने आप को स्टेबल बनाना है। तो A क्या करेगा, देगा इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के एटम्स क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है ना। क्लोरीन के पास आ कहाँ से रहे हैं, एलिमेंट A से आ रहे हैं। अगर एलिमेंट A देगा नहीं तो क्लोरीन एटम्स लेंगे क्या, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है मतलब क्या, वहाँ पे हो रहा है आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है ना, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन बन रहा है, हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली दिए या लिए जाते हैं ना तो ही आयंस बनते हैं, और अगर आयंस बने तो आयनिक बॉन्ड बनेंगे, और अगर आयनिक बॉन्ड बना तो यानी कि आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास क्या है, एलिमेंट है A, ठीक है, इसके पास ये जो मैंने 2 स्टार बनाए हैं, स्टार का मतलब क्या है कि इसके 2 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास है क्या, क्लोरीन का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम है ये। अब इसके मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना रही हूँ किसके हेल्प से, डॉट, ठीक है ना। तो ये जो डॉट है ये क्या है, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बन गया क्या, हमारा एक क्लोरीन का एटम, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बन गए, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वही हमारे पास है दूसरा क्लोरीन का एटम, इसमें भी हम बना देंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 7, ठीक है। इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देना है, इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है। तो होगा क्या, कुछ इस तरीके से ये वाला क्लोरीन का एटम ले लेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ये वाला क्लोरीन का एटम ले लेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको भी मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ तो जगह मिल जाएगी। हुआ क्या कि A ने जो है ना अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। तो अगर दे दिए हैं तो वो क्या बन जाएगा भाई, एक कैटायन बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो A क्या बन गया है, एक कैटायन बन गया है। प्लस यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि क्लोरीन के एटम्स कितने हैं, क्लोरीन के एटम्स हम बोल रहे हैं कि 2 है ना, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, और ब्रैकेट में हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, क्लोरीन का ये वाला एटम है, और इसके बगल में हम क्या कर देते हैं, इसके अपने जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो हम बना देते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो इसने शेयर किया है किसके साथ, A के साथ, सॉरी शेयर नहीं, जो इसने लिया है एक क्लोरीन एटम ने, जैसे कि ये एक क्लोरीन एटम है, इसके मैंने
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। एक यहाँ पे स्टार क्यों बनाया है, क्योंकि ये स्टार इसको कहाँ से मिला है, स्टार मतलब क्या, ए एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैंने एक स्टार या एक प्लस बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि क्लोरीन एटम ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है। यहाँ पे मैंने दो, भाई अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया इसका मतलब क्या, ये क्या बन गया है, एक आयन बन गया है ना। इसने दो दिए थे तो ये एक एटायन बन गया, इसने लिए हैं तो ये भी तो आयन बनेगा ना। कौन सा बनेगा, नेगेटिव आयन यानी कि एनायन बन जाएगा। क्लोरीन के कितने आइटम्स है, दो है ना, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दो लिखा है। तो कुछ इस तरीके से आप दिखाओगे कि कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये रहा अपना एलिमेंट ए, ये रहा दो क्लोरीन के एटम्स, इनका बेसिकली आयंस का जो है ना फॉर्मेशन हुआ है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से, ठीक है, और कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया है। तो कुल मिलाकर के हमारा ये जो AlCl2 है, ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। दिखाई दे रहा है आप सभी को कैसे आयनिक कंपाउंड बना है। तो अब पूछा जा रहा है कि क्या ये आयनिक कंपाउंड अपने सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा, नहीं करवाएगा। क्यों, क्योंकि कई बार बता चुकी हूँ कि आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं ना, वो अपने एक्वस और अपने मोल्टन स्टेट में यानी कि पिघले हुए स्टेट में या अपने पानी वाले स्टेट में जो है ना, यानी कि जब वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं तब ही केवल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं। क्यों, ऐसा नहीं है कि सॉलिड स्टेट में इनके पास आयंस नहीं है, आयंस तो हैं लेकिन ये फ्री नहीं है ना। आयंस जब फ्री होते हैं तभी वो मूव करेंगे, और अगर तब वो मूव करते हैं इसका मतलब क्या, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और अगर चार्ज फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर ऐसा नहीं है कि सॉलिड स्टेट में हमारे जो आयनिक कंपाउंड है ये वाला ACl2 वाला, इसके पास आयंस नहीं है, आयंस है लेकिन फ्री नहीं है, इसीलिए सॉलिड स्टेट में यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं आज के अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है सेक्शन डी का, और ये है 5 मार्क्स का। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका कि मेंशन द pH रेंज विद इन विच आवर बॉडी वर्क्स, एक्सप्लेन हाउ एंटासिड्स गिव रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, राइट द नेम ऑफ वन सच एंटासिड। तो बेसिकली इसका जवाब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल pH रेंज है वो कितना रहता है, 7 से लेकर के 7.8 रहता है। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल pH है जिसके अंदर हमारी बॉडी जो है ना काम करती है, वो होता है 7 से लेकर के 7.8 का, यानी कि स्लाइटली अल्कलाइन है ना। 7 तक तो न्यूट्रल होता है, 7 के नीचे एसिडिटी वाला, और 7 के ऊपर हम बोलते हैं कि अल्कलाइन pH आ जाता है। तो हमारी बॉडी का pH कितना है, 7 से लेकर के 7.8 के बीच का रहता है, यानी कि स्लाइटली अल्कलाइन। कैसा है, स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि अगर बॉडी का जो pH है ना वो 6.9 से कम हो गया है तो इंसान कोमा में चला जाता है, और अगर 6.8 के भी नीचे चला गया है तो पर्सन की डेथ ही हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ ये लिख देना कि स्लाइटली अल्कलाइन है, 7 से लेकर के 7.8 के बीच का होता है हमारा pH। फिर इसके बाद में एंटासिड्स कैसे काम करती हैं भाई, एसिडिटी को कैसे रिलीफ मिलता है हमको एंटासिड से। तो आसान सी बात है ना, एसिडिटी होती क्यों है, क्योंकि पेट का जो स्टमक है ना, स्टमक का जो एसिड होता है HCl, वो काफ़ी जो है ना परेशान करता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है ना। और एसिड जो है ना ऊपर की तरफ ईसोफेगस में हम बोलते हैं कि चढ़ने की कोशिश करता है, तो स्टमक की जो वॉल्स हैं वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं स्टमक के ही एसिड से। तो फिर एंटासिड्स ली जाती हैं। एंटासिड्स में होता क्या है भाई, एसिड है, एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है ना। अगर आप सोच रहे हो कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो पानी पी ले उठा करके, पानी पीने से कुछ नहीं होगा। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस ही चाहिए होता है। तो जो हमारी एंटासिड्स होती है ना वो बेसिकली क्या होती है, अल्कलाइन ही तो होती हैं। तो जैसी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, पेट का एसिड परेशान कर रहा है, तुरंत क्या करोगे आप, एंटासिड ले लोगे, यानी कि आप बेस ले लोगे। तो बेस पेट में जाएगा, एसिड को सप्रेस करेगा, काम डाउन करवाएगा कि अरे भैया शांत हो जाओ, इतना जो है ना गुस्सा होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एंटासिड्स कुछ इस तरीके से काम करती हैं क्योंकि वो खुद बेस होती हैं, अल्कलाइन होती हैं, तो पेट के जो एसिड है उसको जाकर के न्यूट्रलाइज करती हैं। फिर इसके बाद में राइट द नेम ऑफ वन सच एंटासिड, तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिख सकते हो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, ये तो मेटल हाइड्रोक्साइड है, और जनरली मेटल हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। तो इसीलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम यूज़ करते हैं एंटासिड में, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में सेकेंड पार्ट क्या है कि फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6, हाउ विल द pH चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। फ्रेश मिल्क का pH वैसे भी क्या है, 6 है, और अगर वो दही में कन्वर्ट हो गया
तो उसका पीएच कैसा हो जाएगा, पीएच बेसिकली उसका कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जब कर्ड का फॉर्मेशन होता है तो लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना। और अगर एसिड इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या कि पीएच वैल्यू तो कम होगी। भाई 7 तो न्यूट्रल है, 7 के ऊपर जाओगे तो 7 के ऊपर मतलब क्या 7.1 2 3 4, तो यहाँ पे देखा जाए तो पीएच वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लेकिन पीएच वैल्यू के इंक्रीज होने से क्या होता है, अल्कलाइन आप बोल सकते हो कि नेचर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब दूध जो है दही में कन्वर्ट होता है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हम बोलते हैं कि इंक्रीज हो जाता है, एसिड इंक्रीज हो जाता है। तो अगर एसिड इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या कि पीएच वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। तो बता देना कि भाई जब दूध से दही हम बोलते हैं कि सेट होता है, कर्ड फॉर्मेशन होता है मिल्क से, तो लैक्टिक एसिड इंक्रीज हो जाता है। और अगर एसिड इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या, पीएच वैल्यू तो कम होगी ना। फिर इसके बाद में सी क्या है, अ मिल्कमैन एड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, व्हाई डज दिस टेक लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि मिल्कमैन ने ना थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है मिल्क के अंदर, और आप उसी मिल्क का अब जो है ना कर्ड फॉर्म करना चाह रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे दिक्कत तो होगी, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। क्यों ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बेसिकली मिल्क से कर्ड कैसे बनता है, जब मिल्क में हम बोलते हैं कि एक बाकायदा एक अच्छा एसिडिक मीडियम बन जाता है। एसिडिक मीडियम कब बनेगा, जब मिल्क का जो एसिड है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, पीएच वैल्यू हम बोलते हैं कि कम हो जाएगी, तब एक अच्छा सा एसिडिक मीडियम बनेगा मिल्क में, और जो मिल्क की जो प्रोटीन्स वगैरह होंगे वो मिलके क्या बना देंगे, कर्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि ये जो बेकिंग सोडा है ये क्या है, एक बेस है। बेस क्या करता है, एसिड की इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। अब जो भी मिल्क में एसिड है उसको जाकर के बेकिंग सोडा क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अगर एसिड को ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया है तो मिल्क में कैसे एसिडिक मीडियम बनेगा, कैसे एक एसिडिक पीएच आएगा। और अगर एसिडिक पीएच नहीं आएगा तो कैसे मिल्क प्रोटीन्स जो है ना कोआगुलेट होकर के कर्ड का फॉर्मेशन करेंगी। तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बेकिंग सोडा डालने से हुआ क्या है, मिल्क को जो है ना अल्कलाइन बना दिया गया है। और अगर अल्कलाइन है तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या हुआ है, एसिड के इम्पैक्ट को कम कर दिया गया। और अगर एसिड कम हो गया है तो एसिडिक पीएच नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण मिल्क प्रोटीन्स जो है ना कर्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में लास्ट क्या है, मेंशन द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट, हाउ डू दे प्रिवेंट टूथ डिके। तो ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं कि भैया जो टूथपेस्ट होता है वो हम बोलते हैं कि बेसिक होता है नेचर में, और टूथ डिके से कैसे बचाता है। बेसिकली हमारे दांतों का जो इनेमल होता है, जैसे ही मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से हम बोलते हैं नीचे गिर जाता है, तो जो टूथ इनेमल है वो जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है वो हम बोलते हैं कि ख़राब होने लगता है। तो माउथ का बकल कैविटी का हम बोलते हैं कि पीएच गिर ही क्यों रहा है, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं ना दांतों में कहीं ना कहीं बकल कैविटी में वो चीज़ फंस जाती है। तो जो लेफ्ट ओवर फूड है उस पर बैक्टीरिया जो है ना आकर के उसको डिकम्पोज करते हैं, डिग्रेड करते हैं, तो बेसिकली एसिड प्रोड्यूस होता है। इस एसिड के कारण माउथ या बकल कैविटी का जो पीएच है वो कम हो जाता है। 5.5 से जब नीचे चला जाएगा पीएच तो कैल्शियम फॉस्फेट हमारे इनेबल का सड़ने लगेगा, जिसको हम टूथ डिके कहते हैं। तो अगर आप टूथपेस्ट का यूज़ करते हो तो होगा क्या, टूथपेस्ट क्या है, बेसिक है नेचर में, अल्कलाइन है। तो जो भी एसिड प्रोड्यूस हुआ है बकल कैविटी में, जिसके कारण पीएच जो है ना कम हो रहा है, जिसके कारण टूथ इनेमल जो है ना उसका डिके हो रहा है, उसका कैल्शियम फॉस्फेट डिके हो रहा है। तो जब आप बेस यूज़ करोगे, टूथपेस्ट यूज़ करोगे ना, तो जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है बकल कैविटी में वो जा करके क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, टूथपेस्ट का जो बेसिक नेचर है वो माउथ में जो एसिड प्रेजेंट है उसको जाकर के बैलेंस कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, नलिफाई कर देगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो बेसिकली आप बोल सकते हो कि पीएच जो कम हो रहा था, जो एसिडिक पीएच बन रहा था वो नहीं बनेगा। और अगर एसिडिक पीएच नहीं बनेगा तो टूथ एनिमल जो है वो ख़राब भी नहीं होगा और टूथ डिके भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। कई सारे जो है ना हमने आज के सेशन में क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। एक शायद मैंने आपको आज के सेशन में छोटा सा होमवर्क दिया है, वो कर लेना। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के लिए नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर